जी हाँ दोस्तों, ये हमारा है महासंग्राम वीडियो सेमेस्टर 3 एमडीसी पेपर 3 हिस्ट्री का। और इस वीडियो में केवल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को ही देखने वाले हैं। फालतू के एक भी हम वीडियो को नहीं देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में भिड़ेंगे सिर्फ वही क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। और इस वीडियो का सबसे खासियत बात यह है दोस्तों कि जितने भी इसमें आंसर करवाया गया ना, सारा का सारा आसान भाषा में ट्रिक के साथ करवाया गया है। अगर विश्वास नहीं तो बस आप एक क्वेश्चन का आंसर करके देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना आसान भाषा में मैंने बता रखा है। और इस वीडियो का दूसरी खासियत बात यह दोस्तों कि इसमें वीडियो के अंत में मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर और जो एक नंबर का यानी कि एमसीक्यू टाइप्स का क्वेश्चन होता है वो भी मैंने आपको करवा रखा है। और आज के इस वीडियो में हम केवल उस आंसर को देखने वाले हैं जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन। केवल जो ब्लू कलर से लिखा हुआ उसी का आंसर हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें से जो रेड कलर से लिखा गया है उसका लाऊंगा, जैसे चौथा क्वेश्चन, छठा, सातवां और नौवां, और बाकी जो आपका शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन 5-5 नंबर में बच गया, ठीक है। तो 5-5 नंबर का जो 4 क्वेश्चन है वो, और जो आपका 4 क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में लाऊंगा। और आज की इस वीडियो में हम बस ब्लू कलर वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम आपको वो आंसर करवाएंगे दोस्तों जो अच्छे से आपको समझ में आएंगे, यानी कि जो सबसे पहले आपको समझ में आएंगे उस क्वेश्चन को हम पहले करवाएंगे। यानी कि सबसे पहले आपको हम उस क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे दोस्तों जो आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले करवाएंगे पहला का, दूसरा का, उसके बाद करवाएंगे आपको 5वां का, फिर मैं आपको करवाऊंगा 10वां का, फिर 11वां का, उसके बाद करवाऊंगा 8वां, और उसके बाद करवाऊंगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जो सबसे आसान है उसको पहले हम करवाएंगे, जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए दोस्तों एक का करके आंसर को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना करें। हेलो दोस्तों, आज का ये जो आपको वीडियो में हम बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और इसके साथ साथ हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। उसके बाद चाहे आपका 1857 के विद्रोह का कारण आ जाए, चाहे इसके प्रभाव, जिसको हम लोग परिणाम भी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आपको सेम बनने वाला है, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और आपको अच्छा तरीके से समझ भी आएगा, कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, और अच्छा नंबर भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक की ओर ले चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं अच्छा तरीके से समझा पाऊँ। 1857 का विद्रोह से 2 ही क्वेश्चन आता है, या तो इसका कारण पूछ लिया जाएगा, या तो इसका आपको पूछ लिया जाएगा इसका परिणाम, जिसको हम लोग प्रभाव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात क्या है इसका, वो पहले आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, 1857 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमको आना पड़ेगा 1757 में, ठीक है। देखिए यानी 100 साल पहले, ठीक है। तो बात है 1757 में, जब प्लासी का युद्ध हुआ था। सबसे पहला हमारे भारत में क्या हुआ था, 1757 का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का आगमन हो गया। मतलब अंग्रेज लोग बाहर से हमारे देश में आ गए। उस टाइम बस हमारे देश में आए थे कमाने के लिए, कि किसी हम लोग दूसरा देश कैसे जाते कमाने के लिए, वैसे वो लोग बस यहाँ पे कमाने के उद्देश्य से आए थे। जब उन लोगों ने यहाँ पे आए, ठीक है, तो फिर ये समय धीरे धीरे बीतता बीतता चला गया और आ गया 1857, यानी 100 साल हो गया, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेज लोग हमारे देश आए, और बात है अब 1857 यानी 100 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे आ गया। जब उन लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा फायदा कमाया जा सकता है भारत से, तो यहाँ पे अंग्रेज लोगों ने एक कंपनी लॉन्च कर दिया जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये कंपनी को लॉन्च किया गया। अब ये कंपनी का लॉन्च किया गया, प्लस में बाहर से जो लोग यहाँ हमारे देश आए ना, यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, कि व्यापार करेंगे, और धीरे धीरे हमारे देश पर क्या करने लगा, भारत पर कब्जा करने लगा। अब भारत पर जब कब्जा करने लगा तो यहाँ के लोगों को ही वो अपना सैनिक बना करके रखते थे, यहाँ के लोगों से ही काम करवाते थे, ठीक है। अब क्या होता था कि भारत के लोगों को अपने सेना में रखते थे, ठीक है, और उसमें हिंदू मुस्लिम सब प्रकार के सेना रखते थे भारत के लोगों को। अब आप लोग एक गोली देखते होंगे कि एक गोली को डालने से पहले उसको बाहर से दांत से खींचना पड़ता है, ठीक है। तो क्या किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उस गोली के ऊपर जो चमड़ा था ना, वो गाय और सुअर का बनाया जाता था, ठीक है। और गाय जो है वो हिंदू के लिए पवित्र है, और जो सुअर है वो मुस्लिम के लिए। अब भले इसको कैसे कोई दांत से खींच सकता है, ठीक है। तो गोली के जो ऊपर जो हुआ करता था ना, वो चमड़ा का हुआ करता था, जिसको कारतूस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहले उसको दांत से हटाया जाता था, ठीक है, उसके बाद वो फिर गोली डाला जाता था, ठीक है। और हिंदू और मुस्लिम लोगों के लिए ये तो चीज़ पवित्र है ही नहीं कि हिंदू और मुस्लिम उस चमड़े को दांत से खींचे। और यहीं से लड़ाई क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। और ये कारतूस की गोली जो था वो हमारे भारत के मंगल पांडे था, इन्होंने दांत से खींचने से मना कर दिया। ठीक है, दांत से खींचने से मना कर दिया। उसके बाद ये विद्रोह जो है वो, ये लड़ाई है, एक बहुत ही बड़ा रूप ले लिया। और उसी समय से ये लड़ाई चलते आ रहा था, चलते आ रहा था, चलते आ रहा था। और जो उस टाइम से लड़ाई शुरुआत हुआ, उस टाइम से अंग्रेजों के प्रति लड़ाई चलते रहा जब तक हमारा देश 1947 में आज़ाद नहीं हो गया। इसलिए इसको स्वतंत्रता का संग्राम का भी विद्रोह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई, हमारा देश की लड़ाई यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो मंगल पांडे से ये लड़ाई छिड़ जाता है और ये धीरे धीरे लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्रांति का शुरुआत जो हुआ, ये सब तो कारण से हुआ ही हुआ, इसके छोटे छोटे मोटे और भी सारे कारण रहा है। एक समाज की कारण था, सामाजिक कारण के कारण भी क्रांति स्टार्ट हुआ है। कुछ आर्थिक कारण था, कुछ राजनीतिक, कुछ धार्मिक, कुछ सैन्य, कुछ असंतोष भावना, लोगों में असंतोष की भावना था। मतलब ये सब भी कारण था जिसकी वजह से हमारे देश में क्या हुआ, एक क्रांति स्टार्ट हुआ, 1857 की क्रांति। अब ये तो कारण हो गया। अब मान लो कि कोई भी क्रांति अगर होता है, कोई भी आंदोलन, कोई युद्ध होता है, तो उसका परिणाम भी होता है, प्रभाव भी होता है। जैसे मान लो कि हम और आप लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे और आपके बीच में क्रांति हो रहा है, तो जब क्रांति हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? या तो हम जीत जाएंगे या तो आप जीतेंगे, या तो फिर क्या होगा, मुझे चोट पहुंचेगा, मुझे क्षति पहुंचेगा। ठीक है, मतलब उसका परिणाम, कुछ प्रभाव तो होता है ना। तो वैसे ही बाहर के लोग जो हमारे देश में आए थे ना, अंग्रेज लोग, तो उन लोगों का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ा। क्या चीज़? जब युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में भले ही भारत के लोग हार गए, लेकिन जो भारत के ऊपर अत्याचार हुआ करता था, लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ ना, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल गया। और वही लड़ाई धीरे धीरे आते आते हमारे जो हमारा देश है वो आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाए। तो परिणाम भी देखेंगे, एक प्रभाव की जब लड़ाई होगी तो इसका क्या रिजल्ट सामने आकर के निकला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह का कारण और इसके प्रभावों की विवेचना करें। अब आपको हर एक कुछ समझ में आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं परिचय में। ठीक है, सबसे पहले परिचय को जानते हैं। देखिए, बात है सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों साम्राज्य की स्थापना हुई। ये सब हम पहले बता दिए। इसके 100 वर्ष के बाद जस्ट 1857 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से शुरू किया। यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार किया और लोगों पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। किंतु भारतीयों के आपस के झगड़ों का लाभ उठाकर मुट्ठी भर अंग्रेजों ने एक खुशहाल और समृद्धिशाली देश को गुलाम से जकड़ लिया। मतलब जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आए ना, तो उन लोग, अंग्रेज लोग तो कुछ मुट्ठी भर के लोग थे, ज़्यादा तो थे नहीं। ठीक है, कि भारत में जितना जनसंख्या उतना लोग आए थे, नहीं, मुट्ठी भर के लोग थे। लेकिन देखा गया कि भारत के लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उसी का फ़ायदा उठा करके उन लोगों ने क्या किया, हमारा एक अच्छा सा देश, जो खुशहाल देश था, समृद्धशाली था, जो हर चीज़ से भरा हुआ देश था हमारा, जिसको सोना का चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, उस देश को क्या कर लिया उन लोगों ने, जकड़ लिया, एक जाल की तरह बांध लिया, लोगों को गुलाम बना लिया अपना। भारत का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, भारत को क्या कह सकते हैं, दुर्भाग्य कह सकते हैं कि यहाँ की जनता ने आपस में लड़ झगड़ कर बाहरी लोगों के हाथों में अपने साम्राज्य को सौंप दिया। मतलब भारत का एक दुर्भाग्य कह सकते हैं कि भारत की जनता ने लड़ झगड़ करके अपना टाइम पास किया और अपना देश दूसरे के हाथों में सौंप दिया। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों की संपूर्ण कार्य व्यवस्था जो कि व्यापार से शुरू हुआ थी, ठीक है, धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष को हड़पने की कोशिश में बदलने लगी और भारतीयों पर अत्याचार करने लगा। मतलब अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे अपना व्यवसाय को करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे भारत को हड़पना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और इन लोगों पर अत्याचार करने लगा और वो अपना गुलाम बना लिए। नेक्स्ट है कि यह विद्रोह अचानक से शुरू नहीं हुआ। अगर हम लोग सोच रहे हैं अचानक से शुरुआत हुआ, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से शुरुआत हुआ। वो लोग पहले आए हैं, व्यापार किए, देखा सुना कि यहाँ पे क्या है, लोग झगड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हुआ। ठीक है, बल्कि इसके पीछे कई सालों का समय लगा। ये अचानक से लड़ाई स्टार्ट नहीं हुआ, इसके पीछे कई सालों की लड़ाई था। ठीक है, इस क्रांति का शुरुआत तब हुआ, बेसिकली इस क्रांति का शुरुआत तब हुआ जब वहाँ के भारतीय सैनिकों को चर्बी युक्त मतलब वो चमड़े के, ठीक है, जो चर्बी से बनता था, ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस की गोली तो जो था ना, वो ज़बरदस्ती प्रयोग करने व उनके धर्म नष्ट करने की कोशिश की गई, ताकि यहाँ के हिंदू और मुस्लिम लोगों का धर्म नष्ट किया जाए। इसलिए गोलियों को जो दांत से खींचना पड़ता था ना, वो किसका रहता था, चर्बी से बनाया जाता था, गाय और सूअर के चर्बी से। ठीक है, और उसको खींचना पड़ता था। सॉरी, शायद मैंने इसके पहले आपको चमड़ा बताया होगा। ठीक है, किससे, तो चर्बी से। ठीक है, चर्बी से बनाया जाता था। अब क्या हुआ कि मंगल पांडे जो भारत के थे, इन्होंने विरोध कर दिया। ठीक है, तो मंगल पांडे नामक सैनिक इसका विरोध करते हुए विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, और मेरठ से 10 मई 1857 की क्रांति शुरुआत हो गया। ठीक है, इस क्रांति में लाखों किसान, दस्तकार और सिपाही एक साथ मिलकर ब्रिटिश शासन को हिला कर रख दिया। जो ब्रिटिश शासन था, जो बाहर से लोग आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उन सभी को हिला करके रख दिया। भले ही भारत के लोगों का जीत नहीं हो पाया।
यह लड़ाई 1857 से शुरू होकर देश की स्वतंत्रता तक चली, जिसके कारण इसे स्वतंत्रता का संग्राम भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ट्रिक में बता दिया। ठीक है, अब आता है 1857 के विद्रोह का कारण। तो इसका सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था, सैन्य कारण था, और भारतीय जनता में जो असंतोष की भावना फैला हुआ था ना, ये एक कारण था जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ, नहीं तो फिर नहीं हुआ रहता। अब एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला सामाजिक कारण, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज में किए गए सुधार। अब ब्रिटिश सरकार जो भारत आए हुए थे, भारत के लोग, वो भारत में सुधार कर रहे थे। अब सुधार कर रहे थे कि लूट कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा। देखो सुधार क्या कर रहे थे, सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक। अब सती प्रथा पर रोक लगा रहे थे और बाल विवाह पर क्या कर रहे थे, रोक लगा रहे थे। ठीक है, अभी जो सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगा रहे थे ना, तो इससे इन परंपराओं मान्यताओं को चुनौती दी, जिससे असंतोष फैला। इससे क्या हुआ कि भारत के जो लोगों में ना असंतोष की भावना फैला। ठीक है, नेक्स्ट आर्थिक कारण। तो ब्रिटिश शासन ने जमींदार व्यवस्था को बदला। जो ब्रिटिश सरकार थी ना, वो जमींदारी व्यवस्था को क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है, जिससे किसानों और जमींदारों पर भारी कर का बोझ हुआ। कर का मतलब टैक्स का बोझ पड़ा। ठीक है, और उनका शोषण हुआ। मतलब क्या किया, वो जमींदारी व्यवस्था को बदल दिया। कहा गया कि जो भारत के किसान है वो क्या करेंगे, टैक्स देंगे, और भारत के लोगों से ही टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कर बोलते हैं। ठीक है, और उनका शोषण हुआ भारत के लोगों पर। ठीक है, भारतीय उद्योगों, जो जितने सारे भारत के उद्योग थे, कारीगर थे, को ब्रिटिश माल के सामने असफल कर दिया गया। अब देखो भारत के जितने सारे उद्योग था, कारीगर थे ना, ये सब फेल हो गए। किसके सामने, ब्रिटिश माल के सामने। जो ब्रिटिश के कंपनी था, ब्रिटिश के औजार था, ब्रिटिश के लोग थे, उसके सामने धीरे धीरे भारत के हर एक कंपनी, हर एक कारीगर जो जिसके पास कार्य करने की कला था, वो सब फेल होने लगा। ठीक है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। आगे देखिए, ब्रिटिश नीति के तहत भारतीय कच्चे माल का निर्यात हुआ। यानी भारत में जो कच्चे माल क्या होता था, उपजाया जाता था, जो लोग धान, चावल, गेहूं, ये सब जो कच्चा माल उपजाया जाता था ना, उसका निर्यात कर देते थे। यानी कि यहाँ जो आए थे ना ब्रिटिश लोग, वो अपने देश भेज देते थे। यहाँ से गेहूं, चावल खरीद लेते थे सस्ता कीमत पर, और भेज देते थे कहीं दूर, यानी अपने देश भेज देते थे। और अपने देश में औद्योगिक माल का आयात हुआ, और क्या हुआ, वहाँ बाहर में बना लेते थे अपने देश में, और वहाँ से बना करके क्या करते थे, भारत में फिर आयात करते थे। निर्यात मतलब भेज देते थे कच्चे माल, ठीक है, और वहाँ से बना करके यहाँ पे लाते थे। जैसे धान ही है, भेज दिया और धान को अच्छा से चमका करके फिर यहाँ पे लाया गया, और यहाँ उच्च कीमत पर भारत में ही बेचते थे। मतलब भारत का ही सामान निर्यात करते थे, पहले ले जाते थे और फिर उसके बाद पॉलिश करके आयात कर देते थे। और इसकी आर्थिक स्थिति, इस तरह से भारत की जो आर्थिक स्थिति था ना, वो धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। ठीक है, क्योंकि यहीं के लोगों को खरीद करके यहीं के लोगों को महंगा तरीका से उपलब्ध कराया जा रहा था। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या, तो भारतीय राजाओं और शासकों की संपत्ति और सत्ता का अभिग्रहण हुआ। ठीक है, मतलब जो भारत के राजा के लोग थे ना और शासक लोग थे ना, उसके संपत्ति पर भी कब्जा करने लगे ये लोग, उनकी सत्ता भी छीनने लगे। ठीक है, भारतीय लोगों के अधिकारों को छीनने वाली ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय को नाराज कर दिया। भारत के लोगों के जितने सारे अधिकार थे वो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, छीन रही थी। जीने का अधिकार नहीं दे रहे थे इन लोगों को। इसकी वजह से भारत के लोग क्या हो गए, परेशान हो गए ब्रिटिश वाले से। नेक्स्ट धार्मिक कारण, ब्रिटिश शासन ने ईसाई धर्म का प्रचार किया। देखिए अब ब्रिटिश सरकार यहाँ थे हिंदू और मुस्लिम, और वो लोग ईसाई धर्म का क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, जिससे भारतीय समाज में धार्मिक असुरक्षा और असंतोष बढ़ा। जिससे इन लोगों को लगा कि हमारा जो धर्म है ना, वो क्या है, असुरक्षा में है। ठीक है, अब हमारा धर्म क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और इन लोग असंतोष बढ़ा इन लोगों में। ठीक है, अफवाह यह भी था ना कि ब्रिटिश सेना द्वारा दी जाने वाली जो नई राइफल की कारतूस की जो गोली है ना, उसमें गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के धार्मिक विश्वासों के खिलाफ था। अब इन लोग उसको दांत से कैसे खींच सकते हैं भारत के लोग। ठीक है, क्योंकि हिंदू के लिए गाय और मुस्लिम के लिए ये जो सुअर है वो पवित्र माना जाता है, और उसी के चर्बी से बनाया जाता था कारतूस की गोलियां। अब ये तो लोग नाराज होने लगे, है ना। इस प्रकार से भी ये लड़ाई और ज़्यादा तगड़ा का रूप ले लिया। नेक्स्ट है सैन्य कारण, यानी कि सेनाओं के बारे में। तो भारतीय सेनाओं के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया गया। कैसे, देखिए भारतीय सैनिकों के वेतन में कमी कर दिया गया। जो भारत के सैनिक को जो अपने अंडर में रखा था, उसको तो चलो अपने अंडर में रखा भी था, उसका वेतन भी कमी कर दिया। उनके अधिकारों का उल्लंघन भी किया गया, जैसे मर्जी वैसे इन लोगों के साथ यूज किया जाता था। ब्रिटिश सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव ने सैनिकों में असंतोष पैदा कर दिया। देखो ब्रिटिश सेना में ब्रिटिश जो अपने सेना थे उसके में ज़्यादा बढ़ोतरी, भारत के सेनाओं के साथ भेदभाव होता था। ठीक है,
यानी कि जो ब्रिटिश लोग अब हमारे भारतीय सेनाओं को जो रखे थे ना उसके साथ भेदभाव किया जाने लगा, ठीक है। और लोगों में क्या हुआ, असंतोष की भावना फैलने लगा। नेक्स्ट, भारतीय जनता में असंतोष। अब भारत की जनता इतना सारा चीज़ यहाँ पे गलत हो रहा है तो क्या भारत के लोग संतोष करेंगे? नहीं, असंतोष की भावना फैलने लगा। तो ब्रिटिश शासन के शोषण, जो ब्रिटिश शासन लोग शोषण कर रहे थे उनके नकारात्मक प्रभाव, उनका गलत गलत प्रभाव और सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक असमानता, समाज पर भी प्रभाव पड़ा, धार्मिक धर्म पर भी प्रभाव पड़ा, आर्थिक रूप से भी प्रभाव पड़ा। यहाँ का खेती में जो भी चीज़ होता था सस्ता खरीद लिया जाता था, जिससे यहाँ के लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर पड़ गए, पैसा में कमी हो गया। ये सभी कारण से भारतीय जनता में असंतोष फैलने लगा। इन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तब इन लोग बकुला करके उसके प्रति विद्रोह कर दिया, लड़ाई लड़ गया, ठीक है, लड़ाई हो गया। अब लड़ाई हो गया तो इन लोगों का, भारतीय लोगों का हार जरूर हुआ, लेकिन इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा वो देखिए। अब 1857 के विद्रोह का परिणाम देखते हैं या तो प्रभाव। तो इसका निम्नलिखित प्रभाव, पहला क्या हुआ कि इस विद्रोह के बाद तुरंत भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ। एक अधिनियम आया 1858। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शक्ति को हटा दिया गया। पहला इस युद्ध से फायदा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो राज कर रही थी उसका शक्ति हट गया। उसके बाद इस विद्रोह के बाद भारत में प्रशासनिक बदलाव आया, यानी प्रशासनिक में सुधार होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाई। पहले इन लोग जो ईसाई धर्म को बढ़ावा देते थे ना, अब वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है। जो हिंदू मुस्लिम लोगों को साथ अत्याचार करते थे वो किसी भी प्रकार से वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विद्रोह के बाद भारत में आर्थिक नीतियों को बदलाव किया गया। आर्थिक रूप से जो भारत कमजोर पड़ गया था ना, इसमें बदलाव किया गया। नेक्स्ट है कि विद्रोह के बाद भारतीय सेना में बदलाव हुआ और भारत में सैन्य खर्च बढ़ा दिया गया। जो सेनाओं को कम खर्च किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, उसको बढ़ा दिया गया। विद्रोह के बाद भारत में साम्राज्य विस्तार करने की नीति का त्याग कर दिया गया, ठीक है। विद्रोह के बाद भारत में जो साम्राज्य विस्तार कर रहे थे ना वो लोग, अंग्रेजों लोग आकर के यहाँ पे ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे, यानी सभी को लूटपाट मचा रखे थे, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित दिया और यही विद्रोह जो हमारा देश गुलाम बन चुका था, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और प्रोत्साहित किया और लोग धीरे धीरे और लड़ने लगे, ठीक है। अब इन सभी कारणों से मिलकर के 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। यही सब कारण जिसकी वजह से 1857 के विद्रोह क्या हुआ, जन्म हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में पहली स्वतंत्रता संग्राम या तो इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन दे दे, क्या चीज क्वेश्चन दे दे 1857 के विद्रोह का कारणों का वर्णन करा, सिर्फ कारणों का वर्णन, तो ये पूरा लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन दे दे 1857 के विद्रोह का कारणों और प्रभावों का वर्णन करें, दोनों साथ में दे दे, तब भी आपको पूरा लिखना है। लेकिन सिर्फ अगर क्वेश्चन दे दे 1857 के विद्रोह का प्रभावों का वर्णन करें, तो प्रभावों में सिर्फ आप देख रहे होंगे कि प्रभावों में सिर्फ हम इतना ही पॉइंट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि बहुत छोटा पॉइंट है। तो फिर क्या करोगे, तो अगर प्रभाव दे देगा तो क्या 7 ही पॉइंट लिखोगे? जी नहीं। अगर कारण दे दिया तब इस पूरा आंसर को लिखना है। अगर कारण प्रभाव दोनों दे दिया तब भी इस पूरा आंसर को लिखना है। लेकिन सिर्फ अगर प्रभाव दे दिया तो आपको कारण को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और प्रभाव को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रभावों का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं 1857 के विद्रोह का परिणाम दे दे चाहे तो प्रभाव दे दे, बात सेम ही पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, आपको बस ट्रिक वाला याद रखना है। ये पूरा का पूरा आपका 4 पेज 5 पेज जितना लिखना चाहते हो लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली आंसर यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिया 1857 के विद्रोह का कारण, वो अगर नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दे देता परिणाम, ठीक है, परिणाम दे दे या तो प्रभाव दे दे, तो डायरेक्टली आंसर यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। इसके पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका परिचय लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, परिचय। प्रभाव चाहे परिणाम कोई भी क्वेश्चन दे दे, सबसे पहले आपको परिचय देना है। और ये परिचय हम उसमें आपको बता रखे हैं जब हम 1857 के विद्रोह का कारण बता रहे थे, तो हम इसी पर फिर से चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। यही वाला परिचय मैंने पिछले वीडियो में बता रखा कारण के साथ। अब या तो क्वेश्चन आपको कारण दे देगा या तो प्रभाव दे देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा, ठीक है। दोनों तो देगा नहीं, तो दोनों का परिचय आपको सेम रखना है, ये सब सेम रखना है। यहाँ तक मैंने इसके पहले की जो वीडियो बनाया था 1857 के विद्रोह का कारणों का वर्णन करें, और उसमें मैंने बता दिया था यहाँ तक परिचय तक, ठीक है। उसके बाद हम उस वीडियो में यहाँ पे उसका कारण बताए थे, लेकिन आज हम बताने वाले हैं इसका परिणाम, यानी कि इसका प्रभाव बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ट्रिक को, ठीक है। ट्रिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रिक याद रख लोगे ना तो आपको पूरा, अगर नहीं भी देखोगे ना वीडियो तब भी आप आराम से लिख लोगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक बार देख लीजिएगा, बेहतर होगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह का प्रभाव देखेंगे। जब 1857 की क्रांति हुआ, ये ब्रिटिश लोगों के प्रति हुआ, ठीक है, क्योंकि वो लोग हमारे देश में आकर के बहुत ज़्यादा लूटपाट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा। अब जब लड़ाई लड़ा तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा,
क्या कुछ सही हुआ कि और गलत हुआ, क्या कुछ ब्रिटिशों में कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ, वही चीज़ों को देखने वाले हैं। तो इसका जो प्रभाव पड़ा ना दोस्तों, 3 कारण से पड़ा, एक सामाजिक प्रभाव, एक आर्थिक प्रभाव और एक राजनीतिक प्रभाव। 3 प्रकार से प्रभाव पड़ा, ठीक है। और सामाजिक प्रभाव में कौन कौन सा आ गया, तो जाति धर्म में भर्ती, मतलब जाति चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी भी धर्म के लोग हो, मतलब भारत के लोगों को भर्ती करने लगा, यानी नौकरियां मिलने लगा। पहले जाति और धर्म को देख करके नौकरी मिलता था, लेकिन अब किसी भी जाति और धर्म के हो नौकरी आपको मिलेगा। संस्कृति का समान, यानी जो भारत का संस्कृति का रीति रिवाज को पहले समान नहीं किया जाता था, लेकिन अब समान किया जा रहा है कि उसको अच्छा दृष्टि से देखा जा रहा है। शिक्षा में बदलाव, पहले शिक्षा में बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ ना, तो शिक्षा में क्या किया गया, बदलाव किया गया। नेक्स्ट, सामाजिक दूरी, पहले अंग्रेज लोग भारत लोगों को हमेशा दबोच करके पकड़े हुए थे, लेकिन जब विद्रोह हुआ ना, तो वो भारत लोगों को छोड़ दिया और वो अपना एक अलग समुदाय बना लिए, तो यानी कि वो लोग दूरी बना लिए, सामाजिक दूरी भारत के लोगों से, ठीक है। ये आ जाएगा सामाजिक प्रभाव में। अब आते हैं आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में क्या होगा, कर समाप्त, यानी जो भारत के किसानों के ऊपर जो कर लगाए थे, वो कर क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी जो टैक्स लगाए थे ना, भारी भरकम टैक्स, वो समाप्त हो गया। उद्योगों सुधार, जो भारत के उद्योग जो मतलब नहीं चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रिटिश का उद्योग आ गया था, विदेश कंपनी आ गया था, तो उस सब चीज़ों में सुधार किया गया। जो भारत की कंपनी बैठ गई थी, जो उद्योग नहीं चल पा रही थी, उसमें सुधार किया गया। हालांकि ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। सेना का खर्च बढ़ा दिया गया, कुछ अच्छा भी हुआ कुछ बुरा भी हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, उन लोगों ने सेनाओं के खर्च बढ़ा दिए। अब सेनाओं को खर्च बढ़ा दिए और ब्रिटिश लोग में जो अपना सेना वो रखते, तो सेना कहाँ के थे, भारत के ही लोग थे ना, तो वहाँ सेना के जो खर्च है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। और इन लोगों को जो कम वेतन मिलता था वो ज़्यादा वेतन मिलने लगा। शोषण जारी रहा, मतलब लेकिन भारत के प्रति जो पहले से ब्रिटिश लोग शोषण करते थे ना भारत वालों पर, वो अभी भी शोषण जारी रहा, मतलब पूर्ण रूप से सुधार नहीं हुआ। राजनीतिक कारण में आ जाएगा कंपनी समाप्त, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो समाप्त हो गई। अधिनियम एक लाया गया 1861 का अधिनियम, इसमें क्या बात किया गया अभी मैं नीचे बताऊंगा। रानी घोषणा की, यहाँ की एक रानी है, उन्होंने कुछ भारत के लोगों के लिए कुछ घोषणाएं की। और फुट डालो और राज करो, यानी ये लोग फुट डालते थे और राज करते थे। कौन? ब्रिटिश लोग भारत के लोगों को आपस में लड़ा देते थे और अपना आप राज करते थे। ये नीति अभी भी इन लोगों का जारी रहा। मतलब 1857 का भी जो विद्रोह हुआ ना, इसका जो प्रभाव है ना, कुछ अच्छा पड़ा और कुछ बुरा पड़ा, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम लोग प्रभाव। इधर तो परिचय आप लोग पहले से ही देख चुके होंगे, जब अब इसके कारण को आप देखे होंगे वीडियो कारण वाला, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह भले ही असफल रहा, मतलब 1857 के विद्रोह में भारत के लोगों को जीत नहीं हुआ, फिर भी लेकिन इसने भारत और ब्रिटिश शासन दोनों पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन ये जो 1857 का विद्रोह नहीं है, भारत पर भी, भारत के लोगों पर भी और ब्रिटिश यानी दोनों पर ये गहरा प्रभाव डाला। 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम निम्नलिखित है, यानी इसका कारण परिणाम जो है, ठीक है, कारण यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि हम लोग परिणाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका परिणाम निम्नलिखित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब देखते हैं सामाजिक परिणाम। तो सामाजिक परिणाम 1857 के विद्रोह के परिणाम इस प्रकार है। पहला, जाति और धर्म आधारित भर्ती, यानी सेना में जाति धर्म आधारित भर्ती शुरू की गई। ब्रिटिश सरकार ने कुछ विशेष जातियों और समुदाय को सेना में भर्ती में प्राथमिकता यानी कि भर्ती किया जाने लगा, जो कि पहले भर्ती नहीं किया जाता था। भारतीय संस्कृति का सम्मान, पहले भारत की संस्कृति को सम्मान नहीं किया जाता था, लेकिन अब किया जाने लगा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अधिक सम्मान करना शुरू किया। उन्होंने भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने से बचने का प्रयास किया। मतलब जो यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों का जो रीति रिवाज था उसको करने से जो रोक रहे थे ना ब्रिटिश लोग, अब इनको कुछ भी करने का अधिकार है। अब ये लोग कुछ भी करे, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी को बोलते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने अब इसके रीति रिवाज पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया कि अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो आप लोगों को करना है वो करो। शिक्षा में बदलाव, शिक्षा में बदलाव किया गया। उस टाइम तो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेजी जानते थे, तो अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय की जो भाषा थे ना और संस्कृति को भी महत्व दिया जाने लगा। सामाजिक दूरियां, विद्रोह के बाद जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद अंग्रेजों और भारतीयों के बीच सामाजिक दूरी बढ़ गया। अंग्रेज थोड़ा सा भारत के लोगों से दूर हटे हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ सामाजिक संपर्क कम कर दिया, यानी कि जो इन लोगों के साथ दबोच कर पकड़े हुए थे वो कम हो गया और अपने अलग थलग समुदाय बना लिए। कौन? ब्रिटिश लोग। अब आते हैं आर्थिक परिणाम कि आर्थिक परिणाम क्या पड़ा। तो आर्थिक परिणाम भी बहुत सारा पड़ा, जैसे कि पहला, भूमि कर नीति में बदलाव, यानी भूमि कर नीति को कुछ हद तक उदार बनाया गया, यानी कि कुछ हद तक सुधार किया गया, ठीक है। किसानों पर जो कर टैक्स लगाता था ना, वो बोझ कम करने का प्रयास किया गया। दूसरा, भारतीय उद्योगों का पुनर्जीवित, यानी भारत के जो उद्योग ठप पड़ गए थे ना, उसको पुनर्जीवित यानी पुनः जीवन, उसको जीवन दिया गया, पुनः उसको स्टार्ट किया गया।
तो कुछ भारतीय उद्योगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किए गए, हालांकि ये प्रयास सीमित थे, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में प्रयास नहीं किया गया और भारतीय उद्योगों की समग्र स्थिति में बहुत ही कम सुधार हुआ। और जो भारत के उद्योग थे ना उसमें ज़्यादा सुधार नहीं हुआ बल्कि कम ही सुधार देखने को मिला, बट सुधार हुआ। सैन्य खर्च में वृद्धि, सैन्य खर्च को बढ़ा दिया गया। विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में सैन्य खर्च बढ़ा दिया, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। देखो, भारत के सेनाओं का खर्च बढ़ गया। अब भारत के जो सेना का खर्च बढ़ गया तो उस खर्च कहाँ से आएगा? विदेश से आएगा। भारत के लोगों से ही वहाँ पे खर्च जाता था ना, तो ये कहीं ना कहीं भारत लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपने पास सेना रखते थे और उसका खर्च बढ़ा दिए। अब मान लो 10 आदमी को, भारत के लोगों को सेना में रखें तो 10 आदमी को तो रोजगार मिल रहा है, लेकिन और सब तो पिसा रहे हैं ना, तो इससे भारत पर क्या हुआ, अतिरिक्त बोझ पड़ा। आर्थिक शोषण की जारी रहना, मतलब आर्थिक रूप से शोषण जारी रहा, पूर्ण रूप से सुधार नहीं हुआ। हालांकि कुछ सुधार किए गए लेकिन भारत का आर्थिक शोषण जारी रहा। ब्रिटिश सरकार ने भारत के संसाधनों का दोहन करना जारी रखा, यानी भारत की चीज़ों को लूटना जारी रखा, ये छोड़ा नहीं। राजनीतिक परिणाम देखते हैं तो राजनीतिक परिणाम 1857 के विद्रोह के परिणाम का एक ऐसा रूप है जिसने भारत के शासन व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन लाया। ठीक है, यानी राजनीतिक परिणाम की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। भारतीय राजनीति की दिशा को एक नया रूप मिला। ठीक है, देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। तो विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, मतलब जो ब्रिटिश लोगों के हाथ में था ना शक्तियाँ, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, ब्रिटिश के हाथों में शासन नहीं रहा। 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ और उसके हाथ से शक्ति खत्म हो गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंदर उसके हाथ में जो शक्ति था ना वो खत्म हो गया। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 एक अधिनियम लाया गया जो भारतीय परिषद से रिलेटेड था। इसमें क्या था कि इस अधिनियम ने भारतीय को कानून निर्मित प्रक्रिया में शामिल किया, यानी जो कानून को निर्मित किया जाता था ना उसमें भारत के लोगों को भी शामिल किया गया। इसने वायसराय मतलब वहाँ के जो राजा थे जो शासन को चला रहे थे कि कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया, यानी वहाँ के जो राजा थे ना वो भी अपने काम में भारत के लोगों को शामिल करने का प्रावधान किया। ये प्रावधान 1861 लाया गया। ठीक है, रानी विक्टोरिया की घोषणा, जो रानी की बात करते हैं, एक रानी विक्टोरिया भी थी जो भारत के लोगों के लिए कुछ घोषणाएं की। क्या घोषणाएं की? 1858 में रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा जारी की जिसमें भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का आश्वासन दिया कि भारत के लोग अब धार्म रूप से स्वतंत्र, जो मर्जी वो धर्म को अपना सकते हैं, अपना रीति रिवाज ढंग से काम कर सकते हैं और सभी को क्या समानता है। इन्होंने ये घोषणा की है। ठीक है, फुट डालो राज करो, लेकिन फिर भी फुट डालो राज करो की नीति हमेशा जारी रहा। यह नीति जो है ना, ये जो नीति है ना, विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय के बीच धार्मिक और जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने की नीति अपनाई। यानी ये चाहते थे भारत के लोग कैसे लड़े, कैसे झगड़े, इसके बीच ये फुट डालते थे, यानी कि जिसको बोलते हैं ना बझा देना, इसके पास कुछ बोल देना, हिंदुओं के पास कुछ बोल देना, मुस्लिमों के पास कुछ बोल देना, ऐसे करके धर्मों के प्रति, जातियों के प्रति भेदभाव को बढ़ाना चाहते थे। यह नीति भारतीयों को एकजुट होने से रोकने के लिए अपनाया गया था। और ऐसा ये तब इसलिए किया था ताकि भारत के लोग आपस में लड़े और एकजुट ना हो और वो हमारे खिलाफ लड़ाई ना लड़े। इसी को बोलते फुट डालना और राज करना। तो लोग यहाँ के लोगों को लड़ाते थे और राज करते थे, यानी फुट डालते थे और राज करते थे। यही इसका क्या दोस्तों प्रभाव है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में लिखोगे, चाहे इसका कारण आ जाए चाहे इसका परिणाम या प्रभाव आ जाए, दोनों एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के देनों का मूल्यांकन करें। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ बताएंगे, उसके बाद आपको फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, अच्छे से देखना है, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। या तो क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आपको दे देता है, आंसर आपको सेम यही डाल देना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड देता है, लगभग क्वेश्चन के लिए आंसर आपका काम कर जाएगा। ठीक है, देखिए परिचय, सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी का परिचय, फिर देखेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन किया गया। पहला है परिचय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? गुजरात में पोरबंदर में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, इसके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और यह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। ठीक है, गांधी जी का सीधा सरल जीवन इसकी माँ से प्रेरित था। ठीक है, यानी जो गांधी जी का सिंपल सा जीवन था वो किससे प्रेरित था? उसकी माँ से, क्योंकि उसकी माँ भी सिंपल
ठीक ठीक उसी से मतलब ये भी सीखे थे। ठीक है, चलो तो यहाँ से पता चल गया गांधी जी का सीधा सरल जीवन उनकी माँ से प्रेरित था। ठीक है, और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। आप सभी को पता होगा दो धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो महात्मा गांधी के ऊपर जो है ना वो जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे। ठीक है, जैन धर्म को अपनाने के कारण ही वह सत्य और अहिंसा को अटूट विश्वास करते थे। सत्य मतलब हमेशा सही बोलते थे और कभी हिंसा नहीं करते थे बल्कि अहिंसा करते थे। ठीक है, और आजीवन उसका अनुसरण भी किया और हमेशा वो जीवन भर इस चीज़ों को पालन भी किया, ये नहीं कि कुछ दिनों तक ही पालन किया। ठीक है, गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा जी से हुआ था। उनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा से हुआ था, 13 वर्ष की उम्र में ही हुआ था। अतः गांधी जी की जो हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को कर दिया गया था। ठीक है, गोली मार करके, आप सभी को पता है। तो ये था एक छोटा सा परिचय, ठीक है, गांधी जी के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नीचे कि जो गांधी जी के द्वारा है वो कौन कौन सा आंदोलन शुरुआत किया गया था। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा इसका पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 4 पॉइंट है कि 1919 से लेकर के 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कालखंड गांधी युग के नाम से ही जाना जाता है। यानी 1919 से लेकर के 1947 तक हमारा भारत देश आज़ाद होने तक जो भी कालखंड है, जो भी आंदोलन के कालखंड का युग है, उसे महात्मा गांधी के युग से ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस अवधि में उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चला और भारत को विदेशी शासन से मुक्त प्राप्त हुआ। अब देखिए 1919 से लेकर के 1947 तक के अवधि में ना सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का ही आंदोलन चला और भारत को विदेशों से यानी अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त हो गया, यानी हम लोग आज़ाद हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में 2 नए विचार दिए थे। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में 2 नए विचार दिए थे। पहला था सत्य और दूसरा था अहिंसा, और इसी को बार बार प्रयोग करते थे चाहे कोई भी आंदोलन क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी गरीबों के हितों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और देश को आज़ादी दिलाएं। ये हमेशा गरीबों के लिए आगे रहते थे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखते हैं महात्मा गांधी का प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सा प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन किया गया था। तो यहाँ पे टोटल 6 आंदोलन बताया गया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, खेड़ा आंदोलन जो 1918 में हुआ, खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में, और नमक सत्याग्रह 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। यानी सब सीरियल है, आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं एक बार करके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके, लेकिन आपको पॉइंट याद रखना बस ये वाला चंपारण सत्याग्रह। इसके नीचे वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया अगर वो आपको याद नहीं रहता ना, फिर भी आप लोग थोड़ा भी अगर समझ जाओगे ना तो वहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, इसलिए जो आपको याद रखना वो ये 6 पॉइंट याद रखना आपको, ये 6 आंदोलन याद रखना आपको। ठीक है, पहला चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब था सत्य के रास्ता पर आग्रह करना, हम हमेशा सही के रास्ते पर ही हम लड़ेंगे। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह क्या जो 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 को यह आंदोलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार के चंपारण जिले में, इसलिए इसका नाम हो गया चंपारण सत्याग्रह। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था, यानी कि गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण इलाके में कई किसानों को ब्रिटिश प्रशासन के तहत अपनी संपत्ति पर नील का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया गया, जो कि बहुत परेशानी भरा काम था। देखिए अब क्या होता था, अंग्रेज लोग आए थे हमारे भारत देश में। ठीक है, और क्या किया गया था, चंपारण इलाके में जितने सारे चंपारण इलाके में किसान लोग रहते थे उनको जबरदस्ती उसको अंग्रेज लोग नील की खेती करने के लिए बोलते थे। ठीक है, जबकि नील का खेती अंग्रेजों के लिए बहुत फ़ायदा होता था। अंग्रेज नील की खेती को बेच करके बहुत ज़्यादा फायदा कमाते थे और वो किसानों से नील का खेती ज़बरदस्ती कराने के लिए बोलते थे, जबकि किसान नील की खेती को करने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि नील का खेती करना बहुत ही मुश्किल भरा काम हुआ करता था। ठीक है, तो इसी से परेशान होकर के सारे किसान लोगों ने और गांधी जी ने मिल करके चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया। ठीक है, कि हमें परेशान ना किया जाए। दूसरा खेड़ा आंदोलन जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। देखो सबका नाम से ही पता चल रहा है कि गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध का आंदोलन था। इसमें कर वसूली, इसके पहले हम लोगों ने जो देखा ये वाला चंपारण सत्याग्रह, इसमें नील खेती के लिए लड़ाई हो रहा था। अंग्रेज लोग बोल रहे थे नील खेती जबरदस्ती करने के लिए, जबकि किसान लोग करने के लिए तैयार नहीं थे। अब खेड़ा आंदोलन किस लिए हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि कर टैक्स, अंग्रेज लोग वहाँ के किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। ठीक है, तो इसी के विरुद्ध में, इसी के
चलते से क्या हुआ, लड़ाई हुआ। ठीक है, इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन मतलब कि हम अंग्रेजों को साथ नहीं देंगे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा टैक्स लेता है। खेड़ा के लोग, यानी कि खेड़ा जो था जगह, वहाँ के लोग फसल की विफलता और प्लेग की महामारी, देखो जब फसल की विफलता यानी कि जब फसल नहीं हुआ था, अकाल पड़ गया था, और उसी टाइम प्लेग का महामारी बीमारी फैल गया था, और उस टाइम अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च कर, और उसी टाइम अंग्रेजों के द्वारा उच्च टैक्स लगा दिया गया, जो कि किसान लोग भुगतान नहीं कर पा रहे थे, असमर्थ हो जा रहे थे। इसीलिए फिर मजबूरन में आकर के इन लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ा, जिसको हम लोग खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये किसके लिए लड़ाई था, टैक्स के लिए था। ठीक है, उस टाइम अकाल पड़ गया था और महामारी फैला हुआ था, जिसकी वजह से किसान लोग अंग्रेजों को टैक्स नहीं दे पाते थे। ठीक है, 2 पॉइंट हमारा खत्म हो गया। तीसरा देखते हैं खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन क्या है, तो यह आंदोलन सन 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ, जिसमें शायद भारत कभी उभर नहीं सका, और इसी की वजह से शायद कभी भारत उभर नहीं सका। खिलाफत का उद्देश्य तुर्की में खिलफा पद को पुनः स्थापित करने को समर्थन देना था। देखो खिलाफत आंदोलन किस लिए किया गया था, इसका एक ही उद्देश्य था कि जो तुर्की में खलीफा था ना, तुर्की में जो खलीफा का पद था उसको पुनः से स्थापना करने के समर्थन में था। अब ऐसे में मोहनदास करमचंद गांधी को लगा कि खिलाफत को समर्थन देना, कि हम चलो खिलाफत पद को जो फिर से स्थापना किया जा रहा है, उस लोगों को, खिलाफत जो था वो मुस्लिम लोगों से संबंधित था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को ये लगा कि हम अगर मुसलमानों को साथ देंगे खिलाफत पद को फिर से खड़ा करने के लिए, तो वो हमें भी क्या करेंगे, या सहयोग आंदोलन में साथ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि गांधी जी को लगा कि खिलाफत को समर्थन देना, यानी हम उनको समर्थन देंगे तो मुसलमानों को उसके साथ असहयोग मिलेगा, लेकिन सहयोग मिलेगा, लेकिन सहयोग नहीं मिला बल्कि असहयोग मिला, और यही सबसे बड़ा झटका का कारण बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन, मतलब बड़े लेवल पर। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत खिलाफत आंदोलन से ही होती है, यानी अब इसके पहले पढ़े ना खिलाफत आंदोलन, वहीं से स्टार्टिंग होता है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को मिला दिया। देख लो, उधर से खिलाफत आंदोलन चल रहा था और इधर से असहयोग आंदोलन, ये दोनों को मिला दिया, ताकि भारत के 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम मिलकर ब्रिटिश शासन का अंत कर सके। इसके पहले बताया था ना, खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लोगों से समर्थन था, और गांधी जी इसलिए सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो हमें भी क्या करें, सपोर्ट करें। तो इसलिए दोनों आंदोलन को मिला दिया ताकि मुस्लिम और हिंदू एक हो सकें। ठीक है, और अंग्रेजों को अंत कर दे। इसमें सभी भारतीयों को बढ़ चढ़कर के भाग लेने के लिए कहा गया। इसमें यह भी कहा गया कि अंग्रेजों के स्कूलों, जितने भी सारे अंग्रेज के स्कूल थे, अंग्रेजों के कॉलेज थे, अंग्रेजों के न्यायालय थे, ठीक है, ये सभी में कार्य करने वाले जो भारत के लोग थे, वो कार्य करने से मना कर दिया गया कि भारत के लोग कोई भी इनके जगहों पर काम नहीं करेंगे। अपने पद को त्याग देना, यानी कि जो आपको नौकरी मिला हुआ है अंग्रेजों के नीचे, वो आपको त्याग देना, उसके अंडर आपको काम नहीं करना है। किसानों को कहा गया कि अंग्रेजों को कर यानी कि टैक्स ना दें। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार को किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना। ये गांधी जी सबको बता रहे थे कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना, ना उसके अंडर काम करना है, ना उसके न्यायालय में जाना, ना उसके स्कूल कॉलेजों में जाना है, बल्कि सब अपने पद को, नौकरी को क्या करो, त्याग दो। 5वां नमक सत्याग्रह। ये नमक के लिए भी लड़ा गया था 1930 में। नमक सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के नमक पर कर के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन था। ठीक है, यानी कि नमक सत्याग्रह इसलिए हुआ था क्योंकि नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स था। देखो, नमक हर व्यक्ति को जरूरत होता है। ठीक है, और नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेज सरकार के नमक पर जो कर लगाया था उसी के विरुद्ध में एक बड़ा सा आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई इसमें नमक पर अनुचित कर का विरोध करने के लिए बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया ताकि जो नमक पर गलत तरीके से जो टैक्स लगाया गया उसको कम किया जाए। ठीक है, गांधी और उसके अनुयायियों ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित एक गांव दांडी की ओर अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है, अब क्या हुआ, गांधी जी के साथ साथ उनके जो समर्थन करने वाले लोग थे वो 12 मार्च 1930 को, सिर्फ आपको याद रखना 1930 को, साबरमती आश्रम से लेकर के गुजरात में एक नदी समुद्र है उसके किनारे स्थित एक गांव है दांडी, वहाँ की ओर वो लोग क्या कर गए, अपनी यात्रा निकालना स्टार्ट कर दिए। कहाँ से, साबरमती आश्रम से गुजरात तक, और कहाँ, समुद्र के किनारे एक गांव था दांडी, वहाँ तक। इसलिए इस नमक सत्याग्रह को दांडी यात्रा भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग दांडी जो जगह था वहाँ तक यात्रा किए थे नमक पर जो कर लगा था उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा छठा, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 ईस्वी में इसको स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है, कि जो अंग्रेज लोग हमारे भारत आए थे उसको बोला गया था कि आप लोग क्या करो, छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी पाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू हुआ। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थे
ब्रिटिश सरकार जो हमारे भारत आए थे उससे आज़ादी पाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया कि आप लोग भारत छोड़ दो। और ये कब किया गया? 1942 में। जिसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काफ़ी प्रभावशाली साबित हुआ। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना, वो अंग्रेजों के खिलाफ अन्य के अंग्रेजों को डराने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रभावशाली, ताकतवर साबित हुआ। और शासन की नींद उड़ गई, और जो शासन ताने के अंग्रेज लोग थे उन लोगों का नींद उड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे उससे स्वतंत्रता प्राप्त करना, आज़ादी पाना। इसमें भारत पर से अंग्रेजों का नियंत्रण समाप्त कर एक संप्रभु और स्वशासित राष्ट्र की स्थापना करने की मांग की गई। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि भारत पर जो अंग्रेजों का नियंत्रण है वो समाप्त हो जाए और भारत एक संप्रभु यानी अकेला और स्वशासित यानी कि अकेला और खुद का एक देश बने। ठीक है, इसी का मांग कर रहे थे भारत के लोग और बोल रहे थे कि अंग्रेजों को कि आप लोग छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। अतः हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत ही प्रभाव डाला। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना, ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डाले। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान का मूल्यांकन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान का मूल्यांकन करें। यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहे थे, आज़ाद हो रहा था, ठीक है, उस टाइम सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या अपना योगदान दिए, ठीक है, क्या इन्होंने मेहनत किए, क्या क्या कार्य किए, क्या क्या योजनाएं बनाए। ठीक है, इसी के बारे में, इनका योगदान के बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे आया हुआ वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आया हुआ है। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का सबसे पहले हम लोग परिचय जानेंगे। ठीक है, कि इनका जीवन परिचय क्या है, उसके बाद देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों परिचय का। तो सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी के भी नाम से जानते हैं, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ये जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, उनका जो जन्म है ना वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी को 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। अगर डेट वगैरह याद नहीं रहता दोस्तों, तो जो भी आपको याद रहता है वो आप लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन जीवन परिचय में इसका कुछ ना कुछ जरूर डालें। उसके बाद क्या है कि वे बचपन से ही तेज तरार और देशभक्ति से प्रेरित थे। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो बचपन से ही तेज तरार थे, देशभक्त की भावना थे उसके अंदर। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास किया। देखिए, उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भी पास किया, लेकिन देश की आज़ादी के लिए अपनी नौकरियां तक वो गवा दिया। अपना नौकरी को पसंद नहीं किया देश की आज़ादी के सामने। ठीक है, और वो देश की आज़ादी में लड़ गए। ठीक है, उसी में सामने चले गए। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो देख लें कि उन्होंने अपना नौकरियाँ छोड़ दी। किस लिए नौकरी छोड़ दी? अपने देश की आज़ादी के लिए। उतना उसके अंदर प्रेम की भावना थी। ठीक है, आगे देखिए उनका प्रसिद्ध नारा, ये सब उसी के बारे में बात चल रहा है। ठीक है, उनका प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, उनका एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नारा है, 1 नंबर में आ सकता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किनका नारा है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा। ठीक है, आज भी ये हमें प्रेरणा देते हैं, आज भी इनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, 1945 में उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई, लेकिन उनका देश के प्रति समर्पण और साहस हमेशा याद किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस भारत के इतिहास में एक अमर नेता है। ठीक है, देखिए अभी तक जो मैंने लिखा उस सब का सब हमारा किसके बारे में है? तो हमारा सुभाष चंद्र बोस जी के परिचय के बारे में ही मैंने अभी तक इतना देखा। ठीक है, कि उनका मृत्यु हो गया, फिर उनका देश के प्रति जो प्रेम था, समर्पण था, वो हमेशा के लिए रहेगा। और सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा इतिहास में एक अमर नेता के रूप में रहेंगे और वो हमारे दिलों में बसेंगे। ये मैंने बस उसका एक परिचय देखा। अब देखेंगे दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस जी जो थे ना, वो स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस अपना क्या क्या योगदान दिए। जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो अपना स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या योगदान दिए हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पे 14 पॉइंट लिख रखा है। क्या आप 10 पॉइंट तो आराम से लिख लोगे एग्जाम में? हम आपको यहाँ पे 14 पॉइंट बता रहे हैं, कम से कम आप एग्जाम में जाओगे तो 10 पॉइंट तो जरूर याद रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बेस्ट रिजल्ट बनेगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता थे और उनका योगदान इस संग्राम में महत्वपूर्ण था। उनके योगदान का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं पर किया जा सकता है। अब देखते हैं एक करके। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किए, जय हिंद का नारा दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इसका नारा दिए। अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से अलग इनका रणनीति था, सभी के जैसा नहीं था, ये कुछ अलग राजनीति बना देते, अहिंसा के खिलाफ थे। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक क्रांतिकारी नेता भी थे इन्होंने।
दिल्ली चलो का भी नारा दिया इन्होंने, नमक सत्याग्रह में शामिल हुए, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किए, स्वतंत्रता के लिए जागरूकता फैलाएं, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किए। इतना कुछ किए तब कहीं जाकर के ये जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनका नाम आता है और वो हमारे दिलों में बसते हैं। ठीक है, इतना कुछ हमारे देश की आज़ादी के लिए किए, तो यही सब योगदान के बारे में हमको पढ़ना है। तो एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो वह असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए हैं जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। असहयोग आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी ही किए थे। ठीक है, कि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं करना है, और इसमें ये भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने स्वराज अखबार की स्थापना किया। ठीक है, कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। 1927 में जेल से रिहा होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी में महासचिव के रूप में शामिल हुए। यानी कि देखिए, अब डेट वगैरह याद नहीं रहता, तो बस इतना तो लिख सकते कि जेल गए थे, जेल के बाद रिहा होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कांग्रेस पार्टी का एक महासचिव के रूप में शामिल हुए और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वतंत्रता के लिए वो लड़ाई लड़े, या तो फिर जैसे जेल से वो रिहा हो उसके बाद वो क्या किया, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े। अपने तरीक़े से लिखना है। ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, की जो अंग्रेज थे ना उनके बातों को अवज्ञा करना था, अवहेलना करना था, उनके एक भी बातों को नहीं मानना था, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी शामिल हुए। ठीक है, तो इस समय बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जी बंगाल के क्रांतिकारी समूह से जुड़े होने के कारण हिरासत में थे। यानी कि देखिए, उसको जेल में इसलिए डाल दिया गया, जेल में डाला गया था क्योंकि ये माना गया था कि जो सुभाष चंद्र बोस जी है वो एक क्रांतिकारी समूह में जुड़े हुए हैं, एक क्रांतिकारी लोगों से जुड़े हुए हैं। इसी के संदेह में इनको हिरासत में ले लिया गया, कई बार जेल भी डाल दिया गया, अपराधी समझ करके, इनको क्रांतिकारी समझ करके। ठीक है, जेल में रहते हुए वे कलकत्ता के मेयर बने। अब देखिए, वो जेल में भी थे फिर भी वो कलकत्ता के मेयर बन गए। उसके बाद उन्हें रिहा किया गया, जेल से बाहर कर दिया गया। क्रांतिकारी समूह से संबंध रखने के संदेह में कई बार हिरासत में लिया गया। ऐसा माना गया कि कई ये जो थे वो क्रांतिकारी से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से कई बार इसे हिरासत में लिया गया। हम टोटल यहाँ पे 14 पॉइंट बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, 14 पॉइंट बताएंगे, तो उनमें से कोई अगर आपको 10 भी बेटर तरीका से समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आओगे। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में योगदान। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी अपना योगदान लिए। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। देखिए, इन्होंने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, आज़ाद हिंद फौज की गठन किया। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की गठन किया, जय हिंद का नारा दिया। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए एक अलग राजनीति बनाई। युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ने के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे लगाएं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किए, उसके बाद जय हिंद का नारा लगाएं, उसके बाद इन्होंने क्या किए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इसका नारा लगाएं। ठीक है, ये सारे चीज़ों को करके जो युवक लोग थे, जो लोग थे, उसको अपने और जोड़ने का प्रयास किया ताकि अंग्रेजों से हम लोग लड़ सकें। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आज़ाद हिंद फौज का गठन। अभी मैंने ऊपर देखा ना कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किया इन्होंने। तो सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज नामक एक सेना का गठन किया जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को मुक्त करना था। ये जो आज़ाद हिंद फौज है ना, एक फौजी थे, इन्होंने इसका एक गठन किया और इसके अंतर्गत क्या करते थे, लोगों को भर्तियां होते थे और इससे क्या होता था, लड़ाई लड़ते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो आज़ाद हिंद फौज नामक एक सेना का गठन किया गया जिसका उद्देश्य था सिर्फ अंग्रेजों से मुक्त करना। ठीक है, जय हिंद का नारा इन्होंने दिया, जय हिंद का नारा, ताकि लोगों के अंदर गर्व की भावना उत्पन्न हो सके। बोस जी ने यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक लोकप्रिय नारा बना और आज भी भारतीय देशभक्ति का प्रतीक है। जय हिंद का नारा जो था ना वो इन्होंने दिया, इससे क्या हुआ, एक लोकप्रिय नारा बना। लोकप्रिय यानी सभी लोगों के लिए ये पसंद आने लगा और सभी लोग देशभक्ति की भावना में लीन हो गए हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह उनका एक और प्रसिद्ध नारा था जो स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को प्रेरित करने में सहायता पहुंचाते थे। यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस टाइप से नारा लगा करके सभी युवा में देश के प्रति प्रेम की भावना और अंग्रेजों के प्रति लड़ाई लड़ने की भावना उत्पन्न करते थे। ठीक है,
सातवां, अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से अलग रणनीति। इनका एक और खासियत बात है दोस्तों कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी नेता थे ना, उनसे इनका कुछ ना कुछ अलग राजनीति होता था। ठीक है, इनका अलग रणनीति होता था। बोस जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक अलग रणनीति अपनाई जो गांधी जी की अहिंसक राजनीति से अलग थी। गांधी जी भी अहिंसक राजनीति अपनाए थे, लेकिन इनसे जो इनका राजनीतिक था ना, वो बिल्कुल अलग था, हट के था। आठवां, अहिंसा के खिलाफ। देखिए, अब ये अहिंसा के खिलाफ भी थे। जो गांधी जी चला रहे थे अहिंसक, कि हमें किसी पर हिंसा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो ये गांधी जी का कथन था अहिंसा वाला। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी इसको गलत मानते थे कि नहीं, अगर मेरे साथ कोई दुश्मन है तो उसको हम आराम से नहीं समझाएंगे। ठीक है, तो बोस ने अहिंसा को अपना हथियार नहीं माना। गांधी जी के जैसा इन्होंने ये नहीं कहा कि अहिंसा के मार्ग पर हम लोग चल करके जीत सकते हैं। सो इनका ऐसा कहना बिल्कुल गलत था। ये ऐसा चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उन्होंने नाजी जर्मनी और सम्राट जापान जैसे तानाशाही शासकों से मदद लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। यानी इन्होंने, देखिए, बिल्कुल अहिंसा के रास्ता को नहीं अपनाया कि अहिंसा के रास्ता को अपनाएंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। इन्होंने जर्मनी और सम्राट जापान जैसे शासक से, जैसे राजाओं से मदद लेने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं किए। इतने बड़े बड़े राज्यों के राजाओं से जाकर के इन्होंने मिले और उनसे मदद लेने का प्रयास किए। नेक्स्ट दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी नेता थे। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, वो एक क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, बोस और इसी की वजह से क्रांतिकारी को ही मान करके इसको कई बार जेल में भी डाला गया। ठीक है, बोस जी को एक क्रांतिकारी नेता के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, जिन्होंने अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए संघर्ष किया। उसके अंदर जो विचार था उसको वास्तविकता में बदलने के लिए, यानी कि उस चीज़ों को दिखाते थे, सिर्फ बोलते नहीं थे, उसको अपने विचार को वास्तविकता सामने लाने का वो प्रयास करते थे। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा। बोस ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कदम था। सभी लोगों के अंदर क्या था कि हर एक नारा से, जितने भी सुभाष चंद्र बोस जी के नारा थे, उसके हर एक नारा से लोगों के अंदर, ठीक है, युवाओं के अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती थी और वो देश के लिए मर मिटने के लिए रेडी हो जाते थे। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह। जो नमक पर हमारा टैक्स लगातार, जो नमक सत्याग्रह चल रहा था, उसमें भी इन्होंने साथ क्या किए, भाग लिए। बोस जी 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिए और गांधी इरविन समझौता के विरोध किए। और जो गांधी इरविन समझौता किया गया था ना, इसका विरोध किए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, 14 पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि 14 पॉइंट का 14 पॉइंट आपको आधी रहेगा, उनमें से कोई 10 भी अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही बेटर है। और एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, अब मान लो कि एग्जाम में गए और ई पॉइंट आपको याद नहीं रहा तो आप इसको छोड़ सकते हैं, सीधा 11 दे करके आप ऐसे लिख सकते हैं 1930 के नमक सत्याग्रह में भी सुभाष चंद्र बोस जी ने भाग लिए। बस अगर ऊपर वाला हेडिंग ये याद नहीं रह पाता है तो आप डायरेक्टली नीचे वाला ही लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय सेना की भी स्थापना किए, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से, किसकी मदद से, जापान की मदद से INA मतलब भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ना था। इसका स्थापना क्यों किया गया था? ताकि अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ सकें। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के लिए जागरूकता। यानी ये स्वतंत्र होने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाते थे, ज्ञान देते थे कि हम कैसे आज़ाद होंगे, कैसे स्वतंत्र होंगे। ठीक है, तो बोस ने भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ाई और उन्हें ब्रिटिश शासक के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत करना। ये जो आंदोलन चल रहा था ना अंग्रेजों के खिलाफ, वो और उनको मजबूत करते थे। तो बोस के प्रयासों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत किया और भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए एकजुट किया। अब लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना दोस्तों। निष्कर्ष का मतलब होता है जितना इस क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा उसको 4 से 5 लाइन में शॉर्ट्स में आपको बता देना है। ठीक है, कुछ ना कुछ लिख देना, जानो या ना जानो कुछ ना कुछ निष्कर्ष में लिखना है। पेज भी भरेगा और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा, मार्क्स भी मिलेगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई जैसे विभिन्न पृष्ठभूमि के भारतीयों को एकजुट करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। मतलब जो सुभाष चंद्र बोस जी का जो नारा था, ठीक है, इनका जो विचार था, इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ी मायने थी कि हर एक धर्म के लोग यहाँ पे आए हुए थे और अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज हम नेताजी के उदाहरण और प्रेरणा को एक ऐसे अखंड भारत के निर्माण के लिए देखते हैं। यानी कि ये भारत को तोड़ने की बात नहीं करते थे, अलग अलग जाति धर्म की बात नहीं करते थे, अखंड भारत की, यानी कि भारत जो ना टूटे ऐसे विचार देते थे। जहाँ सभी समुदाय चाहे वे किसी भी धर्म के हो, भारतीय संविधान के तहत समान अधिकारों और अवसरों का आनंद लेते हैं बिना किसी समूह के प्रति पक्षपात के। ठीक है, देखिए
इनका ऐसा विचार था ना कि भारतीय संविधान में जो समान अधिकार है वो सबको प्राप्त हो, सभी इनका आनंद ले, किसी के साथ एक तरफा पक्षपात ना हो, ये ऐसा इनका विचार था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको लिखना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का मूल्यांकन करें। जी हाँ दोस्तों, हर क्वेश्चन की जैसा आज भी हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का मूल्यांकन करें या तो फिर आतंकवादी आंदोलन पर एक निबंध लिखें। चाहे क्रांतिकारी आंदोलन दे दे या आतंकवादी आंदोलन दे दे, ठीक है, दोनों हमारा क्या सेम ही है। देखिए इसके विकास कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन आया कैसे। देखिए सबसे पहला आया उदारवादी, जिसको नरम दल बोलते हैं। उसके बाद उग्रवादी, जिसको गरम दल बोलते हैं। गांधीवादी, जिसको जो गांधी जी से प्रेरित थे। ठीक है, ये 1885 से 1905 तक चला, 1905 से 1919 तक चला, ये 1919 से 1947 तक चला। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना उदारवादी नरम दल वाले लोग, ये जो दल वाले लोग हैं, इसका जो शासन काल है वो 1885 से 1905 तक चला। आप सभी को पता है कि हमारा देश में अंग्रेज लोग गुलाम बनाए थे, जो ब्रिटिश लोग आए थे और हमारे देश पे अपना हुक्म चला रहे थे। ठीक है, तो भारत के लोग आराम से उन लोगों से इज्जत भाव से शांतिपूर्ण तरीका से आज़ादी की लड़ाई लड़े। ठीक है, और बोलते रहे कि हमें छोड़ दो, तुम लोग चले जाओ चले जाओ, मतलब शांतिपूर्ण तरीका से लड़ाई लड़ा गया। उसी को बोला गया उग्रवादी, जिसको नरम दल, नरम से पता चल रहा है बिल्कुल शांत स्वभाव से लड़ाई लड़ना। ठीक है, और ये 1885 से 1905 तक शांत स्वभाव से लड़ाई लड़ा गया था ब्रिटिशों के प्रति। ठीक है, कि तुम लोग ब्रिटिश लोग यहाँ से चले जाओ। ठीक है, उसके बाद जब ये लोग नहीं जाने लगे, ठीक है, उसके बाद जो अपनाया गया उसका नाम है उग्रवादी। नाम से पता चल रहा है गरम दल। अब इन लोग हिंसक लड़ाई लड़ेंगे, हथियार से लड़ेंगे, इसमें जान माल का खतरा होगा। ठीक है, इसके पहले जान माल के खतरा का बात नहीं चल रहा था, उसमें शांतिपूर्ण लड़ाई, लेकिन इसमें अब जान माल की खतरा चला गया। इसको बोला गया गरम दल, और ये 1905 से 1919 तक चला। और यही हमारा जो उग्रवादी है, जिसको गरम दल बोला गया, जो 1905 से 1919 तक चला, यही हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य योगदान इसी का रहा है। उसके बाद गांधीवादी आंदोलन चला, जो 1919 से 1947 तक। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि क्रांतिकारी का विकास कैसे हुआ। क्रांतिकारी जो हमारा आंदोलन है, इसका विकास हुआ है सबसे ज़्यादा उग्रवादी गरम दल वालों में। ठीक है, अब देखेंगे क्रांतिकारी का विकास कैसे होता है। सबसे पहले महाराष्ट्र से होता है, और इसका दूसरा विकास का रीजन है बंगाल का विभाजन, क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया, ये भी इसका विकास में कारण बन गया। उसका युवा में राष्ट्रवाद की भावना जगा। गुप्त समिति, भारत के लोग गुप्त समितियाँ बनाने लगे, नुके छुपके। ठीक है, और अंग्रेजों पर धावा बोलने लगे। मतलब ये अलग से कहीं चुपके चोरी क्या करते थे, समिति बनाते थे भारत के लोग, और डायरेक्टली जाकर के अंग्रेजों पर क्या करते थे, हमला करते थे। बाल गंगाधर जी, ये इन्होंने भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई इस आंदोलन में। नेक्स्ट, विदेशी घटना। विदेश की भी बहुत सारा ऐसा घटना है बाहरी देशों का, जो भारत पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला, जिसकी वजह से ये आंदोलन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है दमनकारी नीति। अंग्रेज लोग जो ब्रिटिश से थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे दमनकारी नीति अपना रहे थे। जो ब्रिटिशों थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे दमनकारी का नीति अपना रहे थे। नेक्स्ट, विदेश में अभद्र व्यवहार। भारतीयों के साथ विदेश में अभद्र व्यवहार किया जाता था, यानी काले का सिंबल दिया जाता था कि तुम लोग काले हो, अलग रहो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन या तो फिर आतंकवादी आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले परिचय जानेंगे दोस्तों। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था। ठीक है, यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ ना, इसी टाइम जो रफ्तार पकड़ा, सो एकदम स्वतंत्रता संग्राम, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक ये चलता रहा, जिसका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना। यानी भारत को ब्रिटिश, जो भारत में ब्रिटिश लोग आए थे उसको वहीं पर वापस भेज देना, है ना। भारत को ब्रिटिश शासक से क्या कर देना, मुक्त करा देना, ब्रिटिशों को वहीं पर भेज देना, अपना ही देश भेज देना, जो हमारे ऊपर वो शासन कर रहे थे। इस आंदोलन के पीछे का मुख्य विचार यह था कि ब्रिटिश शासन को केवल हिंसक साधनों से ही समाप्त किया जा सकता है। जब इन लोगों ने देखा नरम दल होकर के कि शांति से हम उन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इन लोगों को लगा कि अब हम लोगों को हिंसक साधनों का ही प्रयोग करना पड़ेगा, यानी गरम दल। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन का उदय अचानक नहीं हुआ। अगर आप सोच रहे होंगे कि इस क्रांतिकारी आंदोलन का उदय अचानक हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ। ये धीरे धीरे रफ्तार पकड़ के रखे थे। कब से, 1857 से ही, ये विद्रोह के बाद से ही लगातार ये बढ़ता रहा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अचानक आ गया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया जाता था।
1857 से ही ये विद्रोह चल रहा था, लेकिन वो उधर नरम दल था क्योंकि अंग्रेज दबा दिया जाता था। ठीक है, अंग्रेज के द्वारा इसको दबा दिया जाता था। देखिए उग्रवादी नेताओं ने, उग्रवादी वो कौन थे, जो बिल्कुल नरम दल से चल रहे थे। ठीक है, उग्रवादी नेताओं द्वारा अपनाए गए शांतिपूर्ण तरीके, उग्रवादी वाले क्या नरम दल अपनाते थे, यानी शांतिपूर्ण तरीका से अपनाते थे। ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों मनवाने में प्रभावी नहीं रहे, यानी जो उग्रवादी नेता थे वो शांतिपूर्ण तरीका से ब्रिटिश सरकार से अपनी मांग कर रहे थे, लेकिन इनकी बातों तो नहीं सुना गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देखिए अनेक राजनीतिक रूप से जागरूक लोग निराश और हताश हो गए। अब लोग क्या हो गया, निराश हो गए और हताश हो गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, अब आता है अंतिम रूप। 19वीं सदी के अंत में लोगों में यह भावना प्रबल हो गई कि अंग्रेजों को लोकप्रिय मांगों स्वीकार करने के लिए मजबूर करने हेतु अधिक क्रांतिकारी राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता है। यानी कि उन लोगों को अब ऐसा एहसास हो गया कि भाई हमारे बात वैसे मानने वाले नहीं हैं, अब इसके लिए हम लोगों को क्रांतिकारी राजनीति की कार्रवाई करनी पड़ेगी, यानी कि एक हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हो जाता है क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट। अब इसका विकास कैसे होता है, देखिए इसका विकास का निम्नलिखित कारण है। ये पहला महाराष्ट्र से शुरू होता है, बंगाल विभाजन, युवा में राष्ट्रवाद, गुप्त समिति का स्थापना, शांतिपूर्ण रास्ता ना छोड़ना। ठीक है, शांतिपूर्ण रास्ता वो नहीं छोड़ रहे हैं गांधी जी, सॉरी ये अंग्रेज जो लोग आए थे, ब्रिटिश लोग, वो शांतिपूर्ण तरीका को बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे। बाल गंगाधर तिलक जो जी थे, इन्होंने भी क्या दिया, बहुत ही बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट है विदेशों घटनाओं का प्रभाव, जो विदेशों का घटना के बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीति थे, भारतीयों के साथ विदेश में अभद्र व्यवहार जो किया जाता था। एक एक करके देखते हैं। महाराष्ट्र से शुरुआत, यह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र से हुआ। इसके बाद यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश के हर एक हिस्से में फैलने लगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन का मुख्य जो प्रभाव पड़ा है वो क्रांतिकारी आंदोलन पर पड़ा है। ठीक है, क्योंकि उसी समय से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते गया और एक क्रांतिकारी आंदोलन हो गया। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इस विभाजन के कारण भारतीयों को असंतोष की भावना की सामना करना पड़ा था। भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुआ था क्योंकि बंगाल का विभाजन दो भागों में बांट दिया गया था, हिंदू और मुस्लिम में, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था उस टाइम कि हम बाहर के वस्तु को एक भी नहीं खरीदेंगे। अब हम लोग के अंदर गुस्सा आ गया, हम लोग अपने ही देशों की वस्तु को खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि बाहर के जो ब्रिटिश के लोग आए थे ना, वो यहाँ से चले जाएंगे। यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन का भी रफ्तार धीरे धीरे पकड़ते हुए चला जा रहा था। नेक्स्ट है युवाओं में राष्ट्रवाद। अब युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना भी तो उत्पन्न हो रही थी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि इन लोग आराम से सोए हुए थे। देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर कर रहे शोषण था। यानी युवा में राष्ट्रवाद की भावना क्यों जगा, क्योंकि ब्रिटिश क्या कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। ब्रिटिशों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा यहाँ पे शोषण करने के लिए। नेक्स्ट हमारा गुप्त समितियां की स्थापना। भारत के लोग गुप्त समिति बनाते थे, चुपके चोरी समिति है ना, तो भारत के युवाओं ने गुप्त समितियां बनाई और अंग्रेजों के सभी अधिकारियों की हत्या करने का योजना बना लिया चुपके चोरी से। ठीक है, ताकि अंग्रेज लोग हमसे डर कर चले जाए यहाँ से। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण रास्ता ना छोड़ना। देखिए अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए कोई भी शांतिपूर्ण रास्ता नहीं छोड़ा, मजबूरन क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत करना पड़ा भारत के लोगों के पास, है ना, क्योंकि भारत के लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब शांतिपूर्ण रास्ता नहीं छोड़े अंग्रेजों लोग, तो इन्होंने क्या किया, भारत के लोग क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिए। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। देखिए इस आंदोलन का शुरुआत मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ठीक है, इन्होंने ही भारतीयों को लोगों को संगठित किया और इस आंदोलन के लिए प्रेरित किया लोगों को। नेक्स्ट है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय में विदेशी घटनाओं का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहा, यानी अलग अलग देशों का भी बहुत ज़्यादा भूमिका रहा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है अलग अलग देशों का नहीं बल्कि अलग अलग देशों में जो घटनाएं हो रही थी ना, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं भारत में बढ़ रहा था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। देखिए यहाँ पे क्या है, जुझारू और क्रांतिकारी राजनीति के उदय में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति ने भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो ब्रिटिश सरकार भारत के ऊपर क्या कर रहे थे, दमनकारी नीति अपना रहे थे, जिसमें सिर्फ भारत को एक भी फायदा नहीं होता था, ब्रिटिश सरकार को ही फायदा होता था। उल्टा यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था। ये जो सरकार की दमनकारी नीति थी ना, इसके वजह से भी लोग परेशान होकर के क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीयों के साथ विदेशों में अभद्र व्यवहार। यानी भारत के लोगों के साथ विदेश में भी, यानी दूसरे देश में भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, काले गोरे को लेकर के, है ना। विदेशों में भी भारतीयों के साथ अभद्र एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना। अंग्रेजों भारतीयों को काला आदमी समझते थे। जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को कैसा आदमी समझते थे, काला आदमी समझते थे, एवं उससे क्या करते थे, घृणा
की दृष्टि से देखने का काम करते थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन तो हुआ लेकिन ये असफल हो गया, मतलब इसमें लोगों को सफलता नहीं मिला। हाँ, इससे ये हुआ कि अंग्रेजों का नींव हिला, अंग्रेजों के अंदर डर की भावना पैदा हुआ, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? देखिए, क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। केंद्रीय संगठन मतलब जहाँ पे इन लोग बात विचार कर सकते थे, क्या करना है नहीं करना है, मतलब इन लोग इकट्ठा होने का कोई ये नहीं था, जिसके कारण विभिन्न प्रांतों के क्रांतिकारी नेताओं में परस्पर सहयोग और समन्वय नहीं था। जैसे हम लोग होता है ना कि ये 5 गांव से हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, एक हम लोग का केंद्र संगठन होगा, लेकिन वहाँ पे कोई केंद्र संगठन नहीं था। जैसे जिस प्रकार से लोगों के बीच एकता की भावना नहीं उत्पन्न हो पाती थी। क्रांतिकारी आंदोलन लोकप्रिय नहीं बन सका, यानी ये सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए, सभी लोग इसमें भाग नहीं लिए। क्यों? क्योंकि यह केवल मध्यम वर्ग के शिक्षित नवयुवकों तक ही सीमित रहा। जो अशिक्षित थे, जो अनपढ़ थे, वो इसमें नहीं शामिल हुए थे। क्रांतिकारी आंदोलन की विफलता, यानी जो ये असफल हो गया, इसका मुख्य कारण है कि अंग्रेजी सरकार की दमन नीति, वो हमेशा दबा देते थे, है ना। इन लोगों के ऊपर हमेशा क्या करते थे? अत्याचार करते थे। सरकार तरह तरह के कानून बनाकर क्रांतिकारी आंदोलन को निष्क्रिय करने में सफल रहे। मतलब इसको निष्क्रिय से मतलब यह हो गया आपका कि इसको दबा दिया जाता था। ठीक है, सरकार तरह तरह के कानून बना करके जो भारतवासियों के द्वारा जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाया जाता, वो क्या कर दिया जाता? निष्क्रिय कर दिया जाता, इसको दबा दिया जाता। नेक्स्ट है, अरबी क्रांतिकारियों में साहस और उत्साह की कमी नहीं थी। देखिए, भारत के लोगों में उत्साह और साहस की कमी नहीं था, फिर भी उन्होंने जो चोरी छिपे हथियार इकट्ठा किए वे ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए अपर्याप्त थे। मतलब इन लोगों के अंदर साहस बहुत ज़्यादा था, फिर भी जो भी चीज़ों का उपयोग किया ना, इन्होंने जो भी हथियार का प्रयोग किया ना, वो अंग्रेजों के सामने फीका पड़ जा रहा था। नेक्स्ट है निष्कर्ष, अभी वे सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे। मतलब ये क्या रहे? क्रांतिकारी आंदोलन करने में क्या रहे? असफल रहे। फिर भी वे लोगों को जागृत करने, उनके मन से सत्ता का भय निकालने तथा शासकों के दिलों में आतंक पैदा करने में सफल रहे। फिर भी ये भारतीयों को अंदर जो कहीं ना कहीं डर की भावना पैदा की है, भारत के लोग भले ये असफल हो गए, लेकिन भारत के अंदर जो आए हुए थे ब्रिटिश लोग, उनको भी क्या हुआ? अंदर कहीं ना कहीं डर लगने लगा। तो कुछ तो फायदा हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है, भले हार हो लेकिन उसमें लोग संघर्ष करने के लिए सीखते हैं, है ना। तो ऐसा ही भारत के लोगों के साथ भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। आप लोग ये 10th में पढ़ रखे होंगे, 12th में पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल से देखना है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पॉइंट में बता रखा है, सारा पॉइंट को मैं डिस्कशन करूँगा और आप लोग को एग्जाम में जाकर के लिख देना, ठीक है। यकीन मानिए कि आप लोग बहुत आराम से लिख पाओगे, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या इंप्रूव करना, सो देखिए, असहयोग आंदोलन के कारणों की व्याख्या करें कि असहयोग आंदोलन का जो कारण था उसका वर्णन करना है। तो असहयोग आंदोलन है क्या? तो असहयोग आंदोलन का अर्थ होता है कि अब किसी भी तरह से ब्रिटिश शासन को सहयोग नहीं करना। ब्रिटिश शासन मतलब जो अंग्रेजों था उनको अब सहयोग नहीं करना है। पहले भारत के लोग डर से, कुछ लोग अपने से क्या कर रहे थे? उनको मदद कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। अब सहयोग नहीं करना, उसी को बोलते हैं असहयोग। और ये आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से लेकर के 22 तक चला था। तो आपको लिखना, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। और इसका अर्थ यह था कि अब भारत लोगों को किसी भी प्रकार से ब्रिटिश शासन का मदद नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है असहयोग आंदोलन के कारण, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार से। असहयोग आंदोलन का जो मेन कारण था वो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों? आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें से क्या हुआ था? एक बाउंड्री था, वहाँ पे सारे लोग, भारत के लोग बैठे हुए थे और ब्रिटिश शासन ने क्या कर दिया था? वहाँ पे गोले चला दिए थे, जिसमें से बहुत सारे लोग मर गए थे। उसके बाद सारे लोगों ने ठान लिया कि मुझे अंग्रेजों को मदद नहीं करना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ठीक है। तो मेन कारण यहाँ पे ये था। और भी बहुत सारे कारण था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सारा एक करके बता रहा हूँ, आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहला है रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पे हेडिंग, जब आप लोग एग्जाम में जाओगे ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जब इसका आंसर लिखोगे तो पहला हेडिंग लिखोगे रॉलेट एक्ट, और फिर इसके बारे में डिस्कशन करना है नीचे, ठीक है। ये नहीं समझना कि सिर्फ रॉलेट एक्ट लिख करके छोड़ देना है, नहीं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा था रॉलेट एक्ट काला कानून, और भी मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ वो सब कुछ लिखना है। फिर दूसरा में हेडिंग डालना जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके नीचे जो मैं अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा उसको डालना। ये नहीं कि सिर्फ हेडिंग लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। पहले हेडिंग लिखना है, उसके बाद नीचे आपको डिस्कशन करना, ठीक है। अगर हेडिंग छूट जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो हम डिस्कशन बताएंगे वो आपको जरूर करना है, ठीक है। तो पहला रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट है क्या? तो देखिए, रॉलेट एक्ट एक काला कानून था, यानी कि जो काला कानून बोलते हैं जो लोगों को फायदा नहीं पहुंचाता, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जो अंग्रेजों ने चलाया था, किसके प्रति? भारत के लोगों पर चलाया गया था। अच्छा, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट काला कानून था जो अंग्रेजों द्वारा
भारतवासियों पर चलाया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत जो अंग्रेज के जितने भी सारे शासन थे, प्रशासन थे, जितने भी सारे लोग थे, उनको अंग्रेजों ने अधिकार दे दिया था अपने आदमियों को कि भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए हुए उसे जेल में डाल दो। अगर मान लो किसी भी भारतीयों पर शक हुआ कि ये नहीं, ये गलत आदमी है, किनको, अंग्रेजों को, अगर अंग्रेजों को किसी भी भारतीय पर शक हुआ कि ये गलत आदमी है, तो उनका मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि ये भारत के लोग है, ये जो है वो क्या गलती किया, नहीं गलती किया। सो डायरेक्ट उनको अधिकार मिल गया था, किसको, अंग्रेजों के लोगों को, कि डायरेक्ट भारत के लोगों को जेल में डाल दो। तो भारतीयों को बहुत ज़्यादा गलत लगा कि यार ये कौन सा नियम है कि कुछ गलत भी ना करो, बिना कुछ पूछे वगैरह जेल में डाल दे। तो ये रॉलेट एक्ट उसी टाइम चला था, तो भारत के लोगों ने इसको विरोध किया और इन्हीं को विरोध किया और कहा कि अब हम लोग अंग्रेज को मदद नहीं करेंगे, यानी कि असहयोग करेंगे। ठीक है, तो ये था रॉलेट एक्ट। तो भारत के सारे लोगों ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट को हटाने का ना बात कर रहा था कि इसे हटाओ, ऐसा कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। और अंग्रेजों के प्रति लड़ाई भी लड़ा और अंग्रेजों को बोला गया, सारे भारत के लोग मिल गए और बोला कि अब हम लोग को अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको लिखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें से भारत के लोग एक मीटिंग बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, ठीक है, जलियांवाला बाग में। और वहाँ से किसी न किसी कारण से किसको पता चल गया, अंग्रेजों को पता चल गया। तो अंग्रेजों ने सोचा कि शायद सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं हम लोग को मारने के लिए, यानी कि अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोग इसलिए मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग को मारेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अपने सैनिकों को धड़ाधड़, अपने बहुत सारे सैनिकों को वहाँ पे जलियांवाला बाग जहाँ पे बैठे थे भारत के लोग, वहाँ पे भेज दिया और अंधाधुंध गोलियां चला दिया। और वहाँ पे बाउंड्री था, लोग भाग भी नहीं सकते थे, वहाँ पे कुआं था, कुछ लोग कुआं में गिर गए, ठीक है, और अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिसके कारण से महात्मा गांधी और को जितने भी सारे लोग थे, जब सभी को पता चला तो सारे लोग मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न होने लगा और बहुत सारे लोग मार भी गए थे। अब उस लोगों ने क्या बोला कि अब हम लोग रुकेंगे नहीं, और भी जो जितने सारे लोग थे सब एकता हो गया और बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों के प्रति लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, किस लिए, तो हमारे ये आने के असहयोग आंदोलन के लिए, यानी कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करने के लिए। तीसरा, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि खिलाफत आंदोलन है जो मुस्लिमों द्वारा चलाया गया था। आपको पता है कि शुरुआत से ही मुस्लिम और हिंदू चलती आ रहा है, तो अंग्रेजों के प्रति भारत के लोग, हिंदुओं तो लड़ ही रहे थे और मुस्लिम भी लड़ रहे थे। खिलाफत आंदोलन जो थे वो मुस्लिम लड़ रहे थे, किसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति, ठीक है। तो इधर से मुस्लिम तो लड़ ही रहे थे अंग्रेजों से, और इधर से कौन लड़ रहे थे, भारत के लोग भी अंग्रेजों से लड़ रहे थे। इस सिचुएशन में दोनों अंग्रेजों से लड़ रहे थे, कौन, हिंदू और मुस्लिम। अब हिंदू और मुस्लिमों ने सोचा कि अगर हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो अंग्रेजों को आराम से हरा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिमों का आंदोलन था, उसी की वजह से भारत के हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो गया और अंग्रेजों का नींव हिला दिया। अंग्रेजों को भगाने में एक अहम भूमिका निभाया और अंग्रेजों को बोला गया कि अब हम लोग साथ नहीं देंगे, और हिंदू और मुस्लिम मिल गया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज के लोग जो थे वो डर गए, ठीक है। चौथा रीजन देना, अकाल और प्लेग। अब उसी कारण से क्या होता है, इतना ज़्यादा लड़ाई वगैरह चला था, प्लस में सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से फसल उत्पन्न नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और फसल जब उत्पन्न नहीं हो पा रहा था तो वहाँ पे सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, और उस सिचुएशन में भी भारत के लोग पर कर बढ़ा दिया गया था, ठीक है। और अंग्रेजों इस पर शोषण कर रहे थे, और भारत के लोग पास खाने का व्यवस्था नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो सूखा हो गया था ना, तो अंग्रेज को लोग तड़पने लगे। इन लोग के पास कुछ पैसा नहीं होता था कर देने के लिए, अंग्रेजों को देने के लिए कुछ पैसा नहीं होता था, फिर भी इनका फसल बर्बाद हो जाता था। इनको सुनने वाला कोई नहीं होता था, ना सरकार होता था, ना कोई इसको मदद करता था। तो इन लोगों के पास गुस्सा उत्पन्न हुआ और इन लोग भी क्या किया कि सरकार को अब हम लोग को मदद नहीं करना है, यानी कि अंग्रेजों को मदद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इन लोग सूखा से अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान थे। नेक्स्ट, विदेशी घटनाओं की प्रतिक्रिया। अब देखिए, ऐसा नहीं कि उस टाइम भारत में ही सिर्फ लड़ाई चल रहा था, विदेश यानी कि अलग अलग देशों में, हमारे देश से बाहर भी लड़ाई चल रहा था। तो वहाँ की लड़ाइयों को देख करके भारत के लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा कि देखिए जो बाहर के लोग हैं, यानी बाहर के देश हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ करके किया गया है कि बहुत सारे देश ने छुटकारा पाया अंग्रेजों से और भी दूसरे लोगों से। तो हम लोग भी यहाँ पे लड़ करके छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विदेश घटनाओं की प्रतिक्रिया, यानी कि विदेश से देख करके, सीख करके भारत के लोगों ने भी बहुत कुछ क्या किया, बहुत कुछ सीखा। और उसी की वजह से भारत के लोगों ने अंग्रेजों को सहयोग करने का मन बैठा लिया कि हम लोग को सहयोग नहीं करना है। तो विदेश, अलग अलग देशों से भी बहुत सारे इन लोगों का सीख मिला। उसका छठा, स्वराज की प्राप्ति करना। स्वराज मीन्स हमारा जो देश है उसका प्राप्ति करना, क्योंकि हमको पता है कि उस टाइम अंग्रेजों का शासन चल रहा था, यानी कि उस टाइम भारत था अंग्रेजों का। तो इन लोग अपना देश को अपना चाह रहे थे और अपना सरकार बनाना चाह रहे थे और अपना मर्जी से काम करना चाह रहे थे, लेकिन उस टाइम तो अंग्रेज कर रहे थे। तो इन लोग का एक और मन में बैठ गया था कि अब हम लोग को अंग्रेजों को हटाना और अपना देश का प्राप्ति खुद से करना और अपना सरकार खुद से बनाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा था कि अब अंग्रेजों को हटाएंगे और इनका सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है।
सातवां, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट। अब देखिए उसी टाइम आपको पता है कि उसी टाइम जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो आपको पता है कि जब भी विश्व युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं कोई भी देश में अगर ऐसा युद्ध होता है तो उसका आर्थिक संकट होता है। आर्थिक मतलब पैसों में बहुत ज़्यादा संकट होता है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका था। अब यहाँ के जो लोग थे, भारतीय लोग परेशान हो चुके थे। अब इनके फसल भी बर्बाद हो गए थे, तो इनके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुसीबत बढ़ती भी जा रहा था, ठीक है। और इधर से प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसों का खर्चा हो चुका था। तो इन लोग बहुत ज़्यादा बेबस परेशान हो गए, इसलिए इन लोगों ने मन ठान लिया कि हम लोगों को अंग्रेजों को मदद नहीं करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको लिख लेना दोस्तों। तो मैंने बहुत ही छोटा वीडियो में 8 मिनट की वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डीपली में मैंने बता दिया है, ठीक है। और समय बहुत कम है, जितना भी हेल्प हो सकता है मैं कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। मिलते एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, उन कारणों का वर्णन करें जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। मैं आप लोगों को हेल्प करता रहूँगा जितना भी क्वेश्चन हमसे हो सकता है, ठीक है। और मैंने ज़्यादा तो लिखने का प्रयास नहीं किया, लेकिन सारा पॉइंट बता दिए। अब आप लोग ये नहीं सोचा कि इसका आंसर इतना ही छोटा है, नहीं। यहाँ पे पॉइंट 1 में आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आंसर डालना, सब कुछ बताऊंगा। पहले आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देकर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए, ठीक है। आखिर क्या है कि उन कारणों का वर्णन करें जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। हमको पता है कि अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ है, और ये कब हुआ था, इसका रीजन क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म क्यों हुआ था। या तो यही क्वेश्चन दूसरा टाइप से ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय का कारण बताएं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है, आंसर यही डालना है। तो सबसे पहले ये समझेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय सन 1885 ईस्वी में हुआ था। और कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया जा रहा था तो उस टाइम इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि बिना किसी भेदभाव के भारत के लोगों के प्रतिनिधित्व करना, मतलब भारत के लोगों को साथ सहयोगी करना, भारत के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना, एकता मिला करके चलना, एक जैसे बोलते हैं ना दोस्त के रूप में, मतलब एक फ्रेंडशिप बना करके चलना, सभी लोगों को साथ मिल करके चलना, ठीक है, और अंग्रेजों को विरोध करना, ठीक है। ये था उनका उद्देश्य था राष्ट्रीय कांग्रेस का। भले अभी कुछ और हो चुका है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस जिस टाइम इनका उदय हुआ था उस टाइम इसका लक्ष्य यही था कि सभी लोगों के साथ भेदभाव दूर कर दिया जाए और सभी लोगों को साथ मिला करके रखा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रीजन बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय क्यों हुआ, जन्म कैसे हुआ, क्या क्या कारण रहे होंगे। तो लोगों को लगा कि हाँ नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कर दिया जाना चाहिए, ऐसा क्या रीजन रहा होगा। तो पहला कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। देखिए आप सभी को पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो बहुत तरह तरह का क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन किया गया था। अब जब सारा आंदोलन किया जा रहा था तो लोगों को लगा कि आंदोलन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के बीच में एकता नहीं है। अगर कोई एक संस्था होता, जैसे हम लोग के बीच में समाज होता, कहा जाता है कि सभी लोगों को बैठा करना है इतना डेट को, तो सारे लोग बैठ जाते हैं। लेकिन वही अगर समाज में एक संस्था नहीं होता तो क्या सारे लोग एक साथ बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते थे। कोई आता, कोई अपना मर्जी से नहीं आता, लेकिन समाज में एक डर होता है कि नहीं हमको जाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारा आंदोलन किया जा रहा था, तो लोगों को लगा कि हम लोग का संस्था होना चाहिए जिससे हम लोग एक साथ मिल करके रहें और कोई भी नियम तो फिर कोई भी फैसला पर बहुत जल्द से जल्द हम लोग फैसला ले सकें। नहीं तो अगर संस्था नहीं रहेगा तो कोई कहीं और रहेगा, कोई कुछ रहेगा और कोई कुछ करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन, जितने सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो सारे लोगों को लगा कि हम लोग को साथ एक साथ मिल करके रहना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है हम लोगों को अंग्रेजों के प्रति आंदोलन करना, जब हम लोग एक क्या करें, मतलब एक हम लोग संस्था बनाए। और तभी इसका जरूरत पड़ा था किसका, राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य उस टाइम ये था कि हम लोग सबको मिल करके रहेंगे और जितनी भी आंदोलन होगा, आंदोलन में भारत के हर एक नागरिक क्या करेंगे, उसमें अपना योगदान देंगे, उसमें अपना क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। उसका दूसरा कारण क्या है, आखिर दूसरा कारण क्या हो सकता है जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म दिया? तो 1857 की क्रांति का हार होना। आप सभी को पता है कि जब भारत 1857 की क्रांति लड़ रहा था उस टाइम भारत में क्या हो गया, हार हो गया, भारत के लोग हार गए। तो जब भारत के लोग हार गया ना, तो कहा जाता है कि जब हारते हैं ना तो जोश और भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन लोगों ने हार गया तो इन लोगों को लगा कि अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और इन लोगों में जो एकता था, आने की प्रेम की भावना, आने की मिलजुट कर रहना, वो और भी बढ़ गया। सारे लोग मिलजुट कर रहने लगे, एकता होने लगे कि हम लोग लड़ाई हार गए। तो कहीं ना कहीं सभी लोग अब एकता होने लगे और इन लोग और भी लड़ाई को तेज बढ़ाने का प्रयास किया और अब जीतने का प्रयास इन लोगों ने करने लगा। तो इन लोगों को लगा कि अब हम जीत तभी पाएंगे जब हम लोग एक साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति जो हार गए, तो इन्हीं की वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ, ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन लोगों का मदद कर सके और इन लोग एक साथ रह सके और इन लोगों का जो भी नियम कानून फैसला होगा वो सभी का सटीक तरीका होगा और सारे लोग मिल करके फैसला लेंगे, ठीक है। तीसरा, राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता होना। देखिए अब हम पता है कि जब मान लो कि कुछ भी किया जाएगा राष्ट्रीय में, आने देश में कुछ भी किया जाएगा तो एक राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता जरूर होना चाहिए कि कहाँ पे क्या करना नहीं करना है बैठक के लिए, तो राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था, राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता होना, सेम है, ठीक है। चौथा,
देखिए हमें 7 पॉइंट अगर कोई भूल भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगर हमने सीरियल बाय लिखा है तो ऐसा नहीं कि तुम भी सीरियल बाय ही लिखो, ठीक है। तुम जैसा मर्जी वैसा लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चौथा, राजनीतिक संगठनों की स्थापना होना। अब देखिए सभी लोगों को लगा कि हम लोगों को एक जगह नहीं, अब मान लो देश इतना बड़ा है तो हम लोग को एक जगह संगठन बनाने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को राजनीतिक संगठनों की स्थापना करना चाहिए। जगह जगह पर क्या करना चाहिए, राजनीतिक संगठनों की स्थापना करना चाहिए, जिससे हम क्या करें, एक साथ रह सके और अंग्रेजों को लड़ाइयाँ हरा सके, ठीक है। और इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ, ताकि हम लोग क्या कर सके, राजनीतिक संगठनों की जगह जगह क्या कर सके, स्थापना कर सके। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होगा। ऐसा लगा किसको, भारतवासियों को लगा, ठीक है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय किया, ठीक है। ब्रिटिश शासन पर सहमति। अब देखिए इधर से भारत के जो लोग थे, यानी कि जो इनका उद्देश्य करवाए थे, राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म दिया था, इधर से तो भारत के लोग असहमत थे राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय से। और उधर ब्रिटिश शासक जो थे, अंग्रेज जो, वो भी चाहते थे कि यहाँ कोई ना कोई एक संस्था बने। क्यों चाहते थे उन लोग तो इनका विरोधी थे। उन लोग इसलिए चाहते थे ताकि उन लोगों को सारा बात मिल सके, क्योंकि पता है जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस है, हम लोग को मान लीजिए कोई राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्टी है, तो क्या हम लोग का जब बैठक होता है कहीं कुछ भी, तो क्या राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी सारे सहमति हो, जैसे मान लीजिए हम राष्ट्रीय कांग्रेस को चाहते हैं और जितने सारे लोग हैं सारे राष्ट्रीय कांग्रेस को चाहते हैं, तो क्या अंग्रेज सभी को वहाँ पर बुला पाएंगे? नहीं। उस टाइम अंग्रेजों ने सोचा कि अगर राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो जाए, इन लोगों का एक पार्टी बन जाए, तो हम सारे लोगों से सहमति नहीं लेंगे, बस जो इसका अध्यक्षता है, यानी कि जो इसका अध्यक्ष लोग होंगे, जो इसका मैन लोग होंगे, उन्हीं लोगों को बुलाएंगे और उन्हीं लोगों से सारा पूछताछ करेंगे कि तुम लोगों में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। इससे अंग्रेजों लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए अंग्रेजों भी चाहते थे कि हम यहाँ क्या करें, एक पार्टी बने, और ये भी उनका सहमत करते थे। इसलिए भी राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ, ठीक है। तो ये दोनों का फायदा के लिए था, अंग्रेजों के लिए भी और भारत के लोगों के लिए भी, ठीक है। अब भेदभाव से छुटकारा। अब भारत लोगों को लगा कि हम लोग भेदभाव से तभी छुटकारा पा सकते हैं जब एक हम पार्टी का निर्माण करेंगे और हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, ठीक है। तो आपको हेडिंग लिखना और इसके नीचे एक्सप्लेन करते हुए जाना। ये नहीं कि जैसे मैंने 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिखा वैसे आप लोग उतार दो, नहीं, इसके नीचे एक्सप्लेन भी करना, ठीक है। और उसके बाद साथ में अपना शासन व्यवस्था होना। भारत लोगों को लगा कि हमारे जो यहाँ पे शासन व्यवस्था वो अंग्रेजों का है, तो हमारा शासन व्यवस्था कब होगा, जब हम लोग एक पार्टी का निर्माण करेंगे, फिर हम लोग अंग्रेजों को हटाएंगे, एक साथ मिलेंगे और हम लोग अपना एक शासन बनाएंगे, हम लोग एक अपना सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपना सरकार बनाने के लिए, यानी कि अपना शासन व्यवस्था लागू करने के लिए भी यहाँ पे क्या किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ, ठीक है। तो ये हमारा 7 पॉइंट था दोस्तों। जितना भी आप लोगों ने कुछ समझा, आप लोग एग्जाम में लिखना, बढ़िया तरीके से लिखना, ठीक है। जितना हो सकता था मैंने कम समय में आप लोगों को अपना लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया। कोई ज़्यादा डेट वगैरह का मैं याद करने का आप लोगों को नहीं दिया, ठीक है। शॉर्टकट दिया, जितना हो सकता था मैं मदद किया। मिलते अगले। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जो पिछले साल का पेपर पूछा गया वो भी देखेंगे, और जो एक नंबर के क्वेश्चन है वो मैंने 60 क्वेश्चन बता रखा है, उसको भी देखने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहले देखते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। पहला में हमारा ये है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे दोस्तों, मेरठ से, यानी कि दिल्ली से। चलो मेरठ लिख करके ब्रैकेट में आपको दिल्ली लिख देना है, ठीक है, या तो सिर्फ मेरठ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी में कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो ये 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 8 अगस्त 1942 से। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दोस्तों जितने भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादा से ज़्यादा महात्मा गांधी से पूछा गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा किससे पूछा गया है, महात्मा गांधी और उसके आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और उसी से आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सी में है करो या मरो का नारा संबंधित है, तो करो या मरो का नारा जो संबंधित है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे, महात्मा गांधी से। नेक्स्ट डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उमेश चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ई नंबर है 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो रामगढ़ में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, किसकी अध्यक्षता में, मौलाना के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। रामगढ़ में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में, मौलाना के अध्यक्षता में। 5 नंबर का देखिए दोस्तों, खुदीराम बोस पर आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, यानी कि उदय कैसे हुआ, इस पर आया है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। महासंग्राम वाला वीडियो एक ही वीडियो में सारा खत्म। 1857 के विद्रोह का कारण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के देनों का मूल्यांकन करें। देखो ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि इंपॉर्टेंट है, कर लो। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणामों का परीक्षण करें। नेक्स्ट है सविना मंगी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इससे कहाँ तक सफलता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारणों का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। आज़ाद हिंद फौज पर एक निबंध लिखें। मतलब वही सब क्वेश्चन है। अब देखेंगे दोस्तों कि जो अगला मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूँ उसमें भी यही सब क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है।
ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जो इस बार पूछ दिया गया वो अगले साल नहीं पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पे वो पिछले साल का पेपर था और ये उसके बाद का पेपर है। देखिए रिपीटेड हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का तो बहुत कम रिपीट होगा, ठीक है, बट जो आपका 15-15 नंबर वाला वो अधिकतर रिपीटेड होते हैं। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे दोस्तों? तो चर्बी वाले करतूस ही इसका विद्रोह का कारण था। नेक्स्ट बी में भारत का महान दीर्घायु किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये हमारा दादा भाई नौरोजी को, ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सी की ओर। सी में हमारा क्या दोस्तों कि जो चौरी चौरा स्थान है वो कहाँ पे है? चौरी चौरा स्थान है वो कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है, यानी कि गोरखपुर में, ठीक है। चलते हैं डी में क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो हमारा गदर पार्टी है दोस्तों, इसकी स्थापना पर कहाँ हुई थी ये बताना आपको, ठीक। इसका आंसर आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ई नंबर का। भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो क्लेमेट एटली, ठीक है। चलिए देखिए 15-15 नंबर का क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तीसरा है कि आज़ाद हिंद फौज पर एक निबंध लिखें। आज़ाद हिंद फौज या तो फिर नेशनल इंडियन आर्मी, ठीक है, बात एक ही पड़ता है। 1857 के विद्रोह का कारण और प्रभाव, देखो दोनों एक ही साथ जोड़ दिया गया, जो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि हो सकता है कभी कारण अलग प्रभाव अलग देगा, कभी कारण प्रभाव एक ही साथ जोड़ देगा। नेक्स्ट क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म की परिस्थितियों का वर्णन करें। नेक्स्ट भारत में नरमपंथी आंदोलन के उदय के कारणों की समीक्षा करें। सातवां असहयोग आंदोलन क्या था, इसके कार्यक्रमों एवं प्रगति का मूल्यांकन करें। घबराना नहीं, क्वेश्चन चेंज है, सो इसमें असहयोग आंदोलन के बारे में ही लिखना है। नेक्स्ट आठवां सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार पूर्वक बताएं और गांधी इरविन पैक्ट की मुख्य बातों को स्पष्ट करें। मतलब इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, इसकी असफलताओं के कारण की समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिसमें भारत का विभाजन हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि भारत का विभाजन, इस पर मैंने वीडियो बना दी लेकिन कम चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है इस बार पाकिस्तान वाला आने का। हो सकता है भारत वाला भी आ जाए, तो एक बार देख लीजिएगा, मेरा ऑलरेडी मैंने आंसर करवा दिया चैनल पर। अब देखेंगे दोस्तों उससे भी जो पिछले साल का पेपर है, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में। सी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में। कब? 1907 में। डी है कि चोरी चौरा की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? तो हमारा असहयोग आंदोलन से। किससे? असहयोग आंदोलन से। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। 5 नंबर का देखो दोस्तों, सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इस बार सत्याग्रह पर नहीं आने की संभावना है। आर्य समाज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, इस पर भी इस बार आने की संभावना नहीं है, ठीक है। ये देखो 15 नंबर का। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यहाँ 1885 वगैरह मत देखो, बस ये देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी कि उदय इसका कैसे हुआ। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के कारण और परिणामों की विवेचना करना है, ठीक है। छठा है आपका प्रथम दशक में भारतीय राजनीतिक में उग्रवादिता का उदय और विकास का वर्णन करें। उग्रवादिता को और भी किस नाम से जानते हैं हम लोग? क्वेश्चन जब आंसर करवा रहे थे तो उसमें हम आपको बता रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने उसमें बता दिया कि उग्रवादिता किसको कहते हैं, ठीक है। और ये और भी किस प्रकार से चेंज कर करके आपको एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। नरम दल गरम दल का और दूसरा नाम क्या है? उग्रवादिता को क्या बोलते हैं? नरम दल बोलते हैं कि गरम दल बोलते हैं? ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन के कारण, स्वरूप एवं महत्व की विवेचना करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से है और 9 नंबर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। क्वेश्चन हल्का फुल्का चेंज है, इससे आपको घबराना नहीं है। 10 नंबर है भारत विभाजन की परिस्थितियों की विवेचना करें। तो भारत का विभाजन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया, अगर नहीं देखना तो एक बार जाकर के देख लो, ठीक है। इस प्रकार से आपका फाइनल क्वेश्चन मैंने 3 साल का पेपर यहाँ पे दिखाया। इससे आपका 5-5 नंबर का क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, 5-5 नंबर का, 1-1 नंबर का, 15-15 नंबर का। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा है कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तीसरा है कि गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है। चौथा है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को। पांचवा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या था? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग की कहानी, यही उनका आत्मकथा का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे, ठीक है, 23 नवंबर 1919 को। नेक्स्ट है कि गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। बस आप वीडियो को एक बार देख लें, ठीक है। कम से कम 60 क्वेश्चन है, तो ऐसे ना तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो आपके माइंड में सेट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को क्यों रोका गया? तो चोरा चोरी कांड के चलते से उससे रोक दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किस महापुरुष ने कहा था? तो गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि साबरमती आश्रम कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 11 कि गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो सन 1930 में। क्वेश्चन नंबर 12 कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखा था? तो लुई फिशर ने। क्वेश्चन नंबर 13 कि गांधी जी पहली बार भारत कब आए? तो 1915 में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है? तो करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में। क्वेश्चन नंबर 17 कि गांधी इरविन समझौता कब हुई? तो 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 18 है गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो 1917 में चंपारण बिहार में। क्वेश्चन नंबर 19 महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना किए थे? तो अंग, इंडिया और हरिजन। ठीक है। कौन सा अखबार था? अंग, इंडिया और हरिजन। क्वेश्चन नंबर 20 गांधी जी ने 1921 में कांग्रेस द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 21 गांधी जी ने किस आंदोलन को राष्ट्रीय आत्मशुद्धि का आंदोलन कहा? तो असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 23 1931 में गांधी जी ने इंग्लैंड में किस सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द पहली बार कहाँ प्रयोग किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कि गांधी जी का सबसे प्रतिष्ठित आश्रम कौन सा था? तो साबरमती आश्रम। क्वेश्चन नंबर 26 है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से। सीधा सीधा मुंबई से याद रखें। ठीक है। 27 1919 में गांधी जी ने किस कानून का विरोध किया था? तो रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गांधी जी ने किस वर्ष सर्वोदय शब्द का उपयोग किया था? तो 1909। क्वेश्चन नंबर 29 गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह को किस हथियार के रूप में अपनाया? तो अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? तो अहमदनगर में, किला में। ठीक है। अहमदनगर किला में। ये जो हमारा अहमदनगर किला है दोस्तों, ये हमारा जेल है। इसी जेल में हमारा जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको डाल दिया गया था। ठीक है। अहमदनगर किला में। नेक्स्ट है 32 की भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 34 है किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसने भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित किया? तो यूसुफ मेहर अली। क्वेश्चन नंबर 36 है कि गांधी जी ने खाली जगह है कब को प्रसिद्ध करो या मरो के भाषण दिया था? कब प्रसिद्ध करो या मरो के भाषण दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को। 37 भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 को। 38 नंबर क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो अगस्त आंदोलन। 39 नंबर है कि असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है। शुभारंभ कब हुआ था? तो 1920 में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ठीक है। असहयोग आंदोलन को वापस इसलिए लिया गया था क्योंकि चोरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गया था, जिसकी वजह से उसको वापस ले लिया गया। 41 नंबर असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 42 दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930 को। 43 नंबर है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 से जो 1921 तक चला था उस किसने किया था? तो गांधी जी ने किए थे। 44 नंबर की गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। क्वेश्चन नंबर 46 गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था।
47 चोरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, गोरखपुर यूपी में हुआ था। और कौन सा जिले में? तो चोरी चौरा ग्राम में हुआ था। 48 नंबर की किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी दांडी यात्रा जो थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो 1930 में। 51 सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण क्या था? तो नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह। 52 नंबर है कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। 43 क्वेश्चन हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 5 मई 1930 को। 5 मई याद नहीं रखता कोई बात नहीं, 1930 याद रखें। 54 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का फैसला कब लिया गया था? तो 1931 को। 55 1857 के विद्रोह में बरेली से भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो खान बहादुर खान। 56 सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। 56 है कि कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब जी ने। 58 है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? तो 1859 को। 59 नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो ये हमारा जो प्रारंभ हुआ दोस्तों वो हमारा हुआ था मेरठ से। एंड 60वां नंबर क्वेश्चन है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो मंगल पांडे। इस प्रकार से टॉप हमारा दोस्तों टॉप 60 मैंने आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बताया। ठीक है, जो 1 नंबर का था मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत ज़्यादा समय लगा, हालांकि मैंने जल्दी में इसको 8 मिनट की वीडियो में ख़त्म कर दिया, लेकिन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। आपसे एक अपील होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, वीडियो को बनाते बनाते अंतिम में मुझे एक बात याद है दोस्तों कि जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर ये जो 9 दिख रहा है ना, पाकिस्तान आंदोलन का वर्णन करें, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं दिया जा सकता, ये आने की बहुत कम संभावना। ठीक है, इसके जगह में जो प्रीवियस ईयर में जब आप उठा के देखोगे तो लगभग बार पूछा गया है भारत के विभाजन के बारे में। ठीक है, पाकिस्तान से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा गया है, इसके जगह में जो पूछा गया वो भारत के विभाजन का वर्णन करें, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसका भी आंसर को देख लेते हैं। तो बेस्ट तरीका से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये समझो कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन जो हम लोग करने जा रहे हैं इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, क्योंकि हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन की जैसा मैं आपको कुछ ना कुछ पहले ही बता देता हूं ताकि आप बाद में समझ में बहुत अच्छे से आए। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ था वो तो बहुत पहले से हुआ था, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं 1919 में भी हुआ था, 1928 में हुआ था, फिर 1930, 31, 32 में हुआ, 1935 में हुआ। ठीक है, बहुत सारा इधर से लड़ाइयाँ चल रहा था अंग्रेजों के प्रति, ब्रिटिशों के प्रति, भारत के लिए। ठीक है, तो ये सब लड़ाई झगड़ा सब चल रहा था। आप सभी को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है। ठीक है, 1939 और 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का भी भारत के स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान हुआ। क्यों? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अभी हम क्वेश्चन पर नहीं गए। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना तो उसमें ब्रिटिश लोग भी शामिल थे। ठीक है, ब्रिटिशों को जीतना था द्वितीय विश्व युद्ध, अगर उस टाइम हार जाते तो उनका बहुत ज़्यादा बेइज्जती होता। एक तो उधर ब्रिटिश के लिए प्रॉब्लम था द्वितीय विश्व युद्ध जीतना, और एक इधर भारत के लोगों से जीतना, क्योंकि भारत के लोगों भी बोल रहे थे हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो। ठीक है, अब इस सिचुएशन में ब्रिटिशों ने ये सोचा कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे हैं और अगर भारत वाले हमको साथ नहीं दिया और इधर से अगर भारत वाले लोग शांत नहीं रहा, आंदोलन अगर कर दिया तो निश्चित तौर पर हम लोग हार जाएंगे। तो इस चीज़ का डर था किनको? ब्रिटिशों को। तो 1939 से जो 1945 चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें अच्छे तरीक़ा से जीत पाए इन लोगों को साथ मिले भारतीय लोगों से, भारत लोग इनको साथ दे, इसके लिए सोचा कि क्यों ना भारत लोगों में ऐसा कुछ बात बोले इन लोगों को ताकि इन लोग शांति बनाए रखे और हमें साथ दे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया ब्रिटिशों ने, भारत लोगों को ये आश्वासन दिया कि हम आप सभी को 1948 में आज़ाद कर देंगे, आप लोग अपने तरीक़ा से फिर जिएंगे और अपने तरीक़ा से रहेंगे। तो भारत लोगों को गुस्सा चढ़ा, 1948 तक मैं क्यों इतना वेट करूंगा। उन लोगों को ऐसा लगा कि मैं 1948 तक क्यों वेट करूंगा, मैं इतना दिन तक वेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फिर ब्रिटिशों को ऐसा महसूस हुआ कि अब इन लोग से हम लोगों को बचना मुश्किल है, अब हम लोगों को भारत लोग वाले नहीं छोड़ेंगे। और फाइनली जाकर के यही हुआ कि 1948 का दूर 1947 में ही ब्रिटिशों को छोड़ना पड़ा। तो कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध में
प्रभाव जरूर पड़ा, इसमें भारतीय लोगों को फायदा भी हुआ और ब्रिटिश लोगों के मन में ऐसा उत्पन्न होने लगा सवाल कि हो सकता है कि उस टाइम हम लोग संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि उधर से द्वितीय विश्व युद्ध और इधर से भारत लोग भी आ जाएंगे तो हमारा हार हो सकता है। भले द्वितीय विश्व युद्ध में इसका जीत हुआ, फिर भी ये भारत लोगों से जीत नहीं पाए और फाइनली जाकर के 1947 में बोल दिया गया कि अब आप लोग राजपाट संभाल लो। और उसी टाइम इन लोगों ने, ब्रिटिशों ने पाकिस्तान को भी अलग कर दिया और भारत को भी अलग कर दिया। इधर भारत एक ही था, इसको दो भागों में बांट दिया, पाकिस्तान और भारत, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम लोगों का कहना था कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हमको पाकिस्तान चाहिए। तो इस टाइम पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। अगर उस टाइम मुस्लिम लोग भारत में रहना चाहते तो आज भारत का बंटवारा नहीं हुआ रहता और पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा होता। हालांकि पाकिस्तान अभी भी मेरा ही हिस्सा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 1947, देखो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस टाइम ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? देखो हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले जितना भी डेट आएगा सब में ब्रिटिश लोगों का ही हाथ है, ठीक है। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जिसका नाम क्या था, क्लीमेट एटली, ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे 30 जून 1947 दिया, शायद बुक में गलत दिया, ठीक है, 30 जून 1948 होगा, ठीक है। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था ना, उसने, कौन था, क्लीमेट एटली ने, इसने घोषणा कर दिया कि भारत लोगों को 30 जून 1948 को, यहाँ 1948, ठीक है, 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सारा सत्ता उत्तरदायी भारत के हाथों में सौंप दिया जाएगा और आप लोग अच्छे तरीके से रहना। वही कहानी जो मैंने आपको सुनाया, ठीक है। अब देखो इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन का बात कहा कि मैं 1948 तक रुकूंगा, मैं नहीं रुक पाऊंगा, आज ही मुझे पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लोगों का कहना था, ठीक है, और भारत का बंटवारा जरूर करो और हमको आज़ाद कराओ। मुस्लिम लोग भी इतना इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। फिर फाइनली जाकर के क्या होता है, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। देखो अब ब्रिटिश लोग वाले भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे। उन लोगों का ये कहना था कि 1946 में जो हम एक नियम पारित किए थे, आप सभी को याद होगा, पिछले वीडियो में बताए थे, तो अंग्रेजों ने ये फुसला करके कहा कि 1946 में जो हम नियम लागू किए ना, वो नियम उन सभी लोगों पर लागू नहीं होगा जो इस नियम को नहीं मानेगा। यानी कि ये बोल रहे थे 1948 में जाकर के हम क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे, लेकिन भारत के लोगों का कहना था 1948 में हम इतना वेट नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशों का कहना था कि तो फिर आपको 1946 वाला लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आगे देखो क्या हुआ, उसी दिन 3 जून 1947 को, उसी दिन जिस दिन ने ब्रिटिशों ने ये घोषणा किया कि उसी को लाभ मिलेगा जो मेरा बात मानेगा, ठीक है। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय क्या होता है, वायसराय के एक आदमी जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। जैसे यहाँ पे एक संसद होता है भारत में, संसद में एक लोग होता है काम करने वाला, ऐसा होता है ना, वैसे ही वहाँ पर का एक आदमी था जिसको वायसराय कहा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कहाँ के थे, ब्रिटिश के ही लोग थे, ब्रिटिश के ही एक आदमी थे जिसका नाम वायसराय रखा गया था, जिसका एक्चुअल में नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो जब देखा कि यहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं, तो उसी दिन 3 जून 1946 को वायसराय कि जो एक आदमी था लॉर्ड माउंटबेटन, इसने विभाजन की योजना पेश की, जिससे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। अगर आपको दे दे माउंटबेटन योजना क्या थी, इस पूरे कहानी को, पूरा कहानी, चाहे 1947 वाला घटना बोलो चाहे माउंटबेटन वाला घटना बोलो, बात एक ही है। तो अगर माउंटबेटन की घटना देखो, ये पूरा 1947 वाला ही आपको छाप देना है, ठीक है। तो जो ब्रिटेन के माउंटबेटन, ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसने घोषणा कर दिया कि चलो अगर आप लोग नहीं मान रहे हो तो आप लोगों का विभाजन कर दिया जाएगा और आप लोग अब अच्छे से रहो। विभाजन मतलब एक भारत का विभाजन और एक पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाएगा, टेंशन ना लो। जब देख रहा है कि यहाँ के लोग मान ही नहीं रहे तो ये विभाजन करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। जो ये ब्रिटेन के ही व्यक्ति थे माउंटबेटन, ठीक है। अब इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद जब इतना ये बोला कि विभाजन हम कर देंगे, टेंशन ना लो, तो जो यहाँ के भारत के लोग, हिंदू लोग थे जो कांग्रेस में आते थे, और मुस्लिम लीग जो थे, ये दोनों को आत्मा का शांति मिला और इसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, आपका बात मैं मान लिया, ठीक है। अब आप बोल दिए कि विभाजन कर देंगे तो मैं मान लिया। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि भारत के लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया कि भारत का विभाजन किया जाएगा और हम स्वीकार कर लेंगे। ऐसा ही इसलिए कि चलो भारत का विभाजन हो जाएगा वो सही, लेकिन कम से कम ब्रिटिश लोग छोड़ के तो हमें चले जाएंगे, इसलिए विभाजन करने के लिए इन लोग संतुष्टि कर लिए, नहीं तो इनके पूरा दिल से संतुष्टि पर विचार नहीं था। लेकिन कुछ ना फायदा से कुछ तो फायदा होगा, ऐसा इन लोगों का कहना था, ठीक है। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया,
ठीक है, ये तो एक परिचय था दोस्तों, ये एक परिचय था। अब चलते हैं इसकी विशेषताएं की ओर कि जब 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बन गया, जब ब्रिटिश लोग यहाँ से छोड़ करके जाने वाले थे और सारे नियंत्रण भारतीयों के हाथों में सौंपने वाले थे, तो क्या क्या यहाँ से छोड़ करके चले गए, ठीक है, यहाँ से क्या क्या छोड़ करके चले गए, क्या क्या बातों को कह करके चले गए, ठीक है, वो चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, देखो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के निम्नलिखित विशेषताएं थे। कौन कौन सा विशेषताएं थे, तो देखो पहला, किसने भारत में, देखो यहाँ पे किसने ने इसने होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इस स्वतंत्रता और संप्रभु राज घोषित कर दिया। जो ब्रिटिश वाले थे उसने क्या किया, भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया, क्या ब्रिटिश का राज समाप्त हो गया, और 15 अगस्त 1947 को इस स्वतंत्रता और संप्रभु राज का घोषित कर दिया भारत को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट क्या है, इसने भारत, यहाँ पे इसने होगा, ठीक है, इसने भारत को विभाजन कर डोमिनियन मतलब एक भारत को तो भारत ही रह गया, और भारत से एक जो अलग मुस्लिम लोग था वो पाकिस्तान, यानी कि 2 राज्यों में बांटना था, भारत और पाकिस्तान में, तो उसी को डोमिनियन कहा गया। ठीक है, जहाँ भी डोमिनियन आएगा समझ आना 2 राज्य। ठीक है, तो इसने भारत का विभाजन कर 2 राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया, और ब्रिटिश सरकार ने इसे सत्ता हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, इसे सट्टा लिखा गया, मैं क्षमा चाहूँगा जल्दबाजी में, सत्ता यानी जितना सारा सत्ता ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जा में किया, तो पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया कि अब ये आप लोग चलाओ, और भारत वाला भारत को दे दिया और बोला ये आप लोग चलाओ। ठीक है, सारा सत्ता दे दिया। तीसरा पॉइंट है, इसने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों राज्यों स्वतंत्रता सत्ताधिकारी होंगे, कि दोनों राज्य पाकिस्तान भी और भारत भी दोनों अपने अपने तरीके से सत्ता चलाएंगे। ब्रिटिश सरकार इन दोनों राज्यों के संविधान सभाओं को अपने अपने देशों के संविधान निर्माण करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी, कि भारत अपने तरीके से स्वतंत्रता का ये संविधान का निर्माण करेगा और चलाएगा, और पाकिस्तान भी अपने तरीके से संविधान बनाएगा और चलाएगा। ठीक है, चौथा, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। ध्यान है ना, वायसराय, ठीक है, कहाँ के थे, ब्रिटेन वाले। ठीक है, ब्रिटेन के थे। तो अब जब आज़ाद हो गया हमारा देश, तो क्या वायसराय ही चलेगा, ब्रिटेन वाला ही नियम कानून चलेगा? नहीं। तो इसने क्या किया, वायसराय का पद समाप्त कर दिया, और उसके स्थान पर दोनों राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। मतलब जहाँ पे ब्रिटेन में वायसराय चलता था, वहीं अब भारत और पाकिस्तान में क्या चलने लगा, गवर्नर जनरल चलने लगा। आज जो हम लोग गवर्नर जनरल बोलते हैं ना, इसके जैसा ब्रिटेन में वायसराय चलता था। ठीक है, अब वो लोग जा रहे हैं तो अपना वायसराय का भी नाम मिटा देंगे ना। पांचवा, इन पर ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। अब जितने भी सारे यहाँ पे चीज़ें बन रहा है, उस पर ब्रिटेन का सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होने वाला था। सब भारत में भारत का होगा और पाकिस्तान में पाकिस्तान वालों का होगा। ठीक है, इसलिए 14 को जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 को भारत आज़ाद हुआ। ज़्यादा लेट भी नहीं है, मध्यरात्रि में हुआ था, घंटों का डिफरेंट है, दिन का डिफरेंट नहीं है। ठीक है, इसने दोनों राज्यों को अपने देश का संविधान बनाना और उसके लिए किसी भी देश का संविधान को अपनाने की शक्ति दी। ब्रिटेन जब जा रहे थे तो ये कहा के गए थे कि आप दोनों राज्यों को, भारत और पाकिस्तान दोनों का, आप अपने तरीके से संविधान बना सकते हैं, और आप चाहे तो किसी दूसरे देश की संविधान के जैसा नियम कानून को भी बना सकते हैं और चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो रखा गया था, 7वां पॉइंट, ऐसा क्या था 7वां पॉइंट, सभाओं को यह भी शक्ति दी गई कि जो भारत और पाकिस्तान की जो संविधान सभा की जो था, उसमें यह भी शक्ति दिया गया कि किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। कि जो ब्रिटिश वाले हम लोग जो कानून बना करके जा रहे हैं, आप लोगों के हाथों में है कि मेरे द्वारा, यानी कि ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया कानून को, कोई भी कानून को आप लोग क्या कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, और आप नए कानून को भी बना सकते हो। यहाँ तक कि उन्हें यह भी स्वतंत्रता दिया गया था कि इस अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। यानी जो अधिनियम हम लोग बनाए थे 1935 का अधिनियम, इस अधिनियम वगैरह को भी आप लोग क्या कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो हम लोग बना के चल गए वही आप लोग उसी के हिसाब से चलो, जबरदस्ती नहीं, अपना आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप लोग चला सकते हो। जैसे लास्ट में ये लोग करके चले गए, जैसे सच में ही हमारे दोस्त रहे होंगे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन मतलब ये 2 राज्य, ठीक है, इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। देखो ऐसा ये कहा गया कि जब 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कि कोई भी अधिनियम, जब तक आप लोग अपने खुद पैरों पर खड़े नहीं होंगे तब तक आप लोगों को ब्रिटिश राज्य के द्वारा दिया गया जो कानून है उस कानून को मानना पड़ेगा। कब तक? जब तक आप लोग खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएंगे, जब तक खुद से आप लोग कानून नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। जो आदिवासियों पर जो ब्रिटिशों का जो अपना शासन था वो भी क्या हो गया, वहाँ का शासन खत्म कर दिया गया।
एंड 10 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि इसने किसने लिखा गया, ठीक है, इसने भारतीय रियासतों, रियासत किसको कहते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कहा जाता था राजाओं का शासन हुआ करता था, जो 4-5 गांव को, 4-5 क्षेत्र को, 4-5 शहरों को, मतलब बड़े एक क्षेत्र को मिला करके, बहुत सारे क्षेत्रों को मिला करके कुछ लोग उसको संभालते थे। तो बड़े बड़े भी लोग तो थे, ऐसा तो थोड़ी ना था कि भारत में सब गरीब थे, ठीक है, और बस ब्रिटिश लोग ही यहाँ पे शासन करता था, यहाँ के बड़े बड़े लोग भी शासन करते थे, चमचेगिरी वाले, ठीक है। तो उन लोगों को तो अब थोड़ा डर सतने लगा ना कि अब तो आज़ाद हो गया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ब्रिटिशों ने उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सिस्टम निकाला कि जो रियासत लोग हैं, बड़े लोग जैसे बोल सकते हैं, ठीक है, वो लोग भी चाहें तो भारत के साथ रह सकते हैं मिल करके, या तो फिर वो भी अपना एक अलग देश बना सकते हैं, ठीक है, एक अलग क्षेत्र बना सकते हैं। तो इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि चाहे वो तो भारतीय डोमिनियन के साथ मिलकर रह सकता है, भारत के साथ, या तो पाकिस्तान के साथ मिलकर रह सकता है, तो फिर अलग बना सकता है। इस अधिनियम में यह भी बताया गया था कि जब तक दोनों राज्य संविधान नहीं बनाते तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 को मानेंगे। जो 1935 का अधिनियम था, जो कि आप लोगों का एक क्वेश्चन भी मैंने बनाया, इसने ये कहा कि गया था 1935 अधिनियम कौन बनाया था, ब्रिटिश वाले ही बनाया था। तो ब्रिटिशों का कहना था कि जब तक आप लोग एक संविधान निर्माण नहीं करते हो, जब तक आप लोग नियम कानून पे खड़े नहीं हो जाते हो, तब तक आप लोग 1935 का अधिनियम के तहत ही चलो, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि दोनों डोमिनियनों राज्य को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। और देखो, दोनों डोमिनियन, पाकिस्तान और भारत दोनों को यह अधिकार था कि 1935 का अधिनियम जो ब्रिटिश ने बना करके गया था, उसमें चाहो तो आप लोग बदलाव भी करके रख सकते हो। ऐसा नहीं कि जो हमने 1935 में बना के गए उसी के हिसाब से चलो, आप चाहो तो जो अच्छा लगे उसमें चेंजिंग भी कर सकते हो। अब 13 पॉइंट है कि 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 के पूर्व के, यानी 15 अगस्त 1947 में जब आज़ाद हुआ उसके पहले जो सिविल सेवा के कर्मचारी लोग थे, वही सुविधा मिलती रही जो उन्हें पहले प्राप्त था। यानी आज़ादी से पहले जैसा उन लोगों को सेवा मिलता था कर्मचारियों लोगों को, वैसा सेवा बाद में भी मिलना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखो, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया, मतलब ब्रिटिश यहाँ से छोड़ के चले गए और समस्त शक्तियाँ दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। सोचो वो दिन 14 से 15 अगस्त क्या रहा होगा, जब सारे ब्रिटिश लोगों ने हिम्मत हार के भारतीय लोगों के सामने अपना दम घुट करके वो लोग चले गए, और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना दिया गया और 15 अगस्त को भारत बना दिया गया। वो मध्यरात्रि का दिन होगा, जरा सोचो कि क्या वो दिन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मेरा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।